मैं भी भारत का एक अटूट हिस्सा हूँ। भले ही मैं किन्नर हूँ, पर मैं भी भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सर उठा के जिएंगे क्योंकि हम भारतीय किन्नर है और लोगों की मदद करना चाहते और करेंगे। मुझे मेरे माँ बाप कोई ने अपनाए ना अपनाए मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने अपनाया वही बड़ी बात है। कोई अपनाए ना अपनाए भारत हमें अपनाता है। मेरे फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, मुझे मेरे किन्नर समाज ने अपना लिया है। वही मेरा परिवार है, वही मेरा हिस्सा है। मेरा को बहुत सुकून मिलते है ये समाज में। मेरे को हिजड़ा होके भी मैं आज वो भारत के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। एक मैं किन्नर हूँ, संसारी लोग निकाल दिए, ये बच्चों लोग को सब मदद कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। ये 0 नंबर एक ऐसी एरिया है कि यहाँ गुंडे बदमाश सब रहते हैं। पुलिस की मदद लेके उनकी हेल्प भी करती हूँ, सब करती हूँ, सहायता करती हूँ, उनको कानून दिलाते, इंसाफ सब कुछ मिलता है। हमारा काम है उधना झुपड़पट्टी के अंदर जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, ऐसे बच्चे और जो बच्चे स्कूल जाते हैं मगर उनको भी दूसरों की तरह ज़्यादा पढ़ाई की और साथ सहकार की ज़रूर है, उनको पढ़ाई लिखाई में मदद करना और उनको जितना हो सके उतना पुस्तकें, बॉल पेन और दूसरी सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। हम इन्हें बताते हैं गुड टच बैड टच के बारे में, कैसा स्पर्श सही है, कैसे स्पर्श को हमें सही नहीं समझना है, क्योंकि ये बच्चे भीख मांगते हैं, रोडों पर फुग्गे, पुस्तकें, नोटबुक सब बेचते हैं और ये बहुत ही गरीब तबके में आने वाले लोग हैं। ये बच्चों को नहीं पता कि कोई आपकी तरफ जो हाथ आ रहा है वो आपके लिए प्यार से आ रहा है या आपका शोषण करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चों को अभ्यास के साथ साथ ये भी बताते हैं कि गुड टच बैड टच क्या है और किस तरह से आपको किसी भी तरह के शोषण का अपने माता पिता को बताना है और किस तरह से पुलिस की सहायता लेनी है। है ना, टीचर हमारे को ऐसा सिखाते हैं कि कोई गंदे इंसान होते हैं तो उनको अपने शरीर पे हाथ नहीं लगाने देना, और जो अच्छे इंसान होते हैं अपने सर पे और ऐसा चुम्मी ले तो गंदे इंसान होते हैं। अगर कोई आपको सीने पे हाथ लगाए तो गुड टच है कि बैड टच? बैड 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 टच। चाहे हमारा स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए, मगर इस भारत का हम भी अटूट अंग है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। लोग चाहे इस जन्म को नीचा गिने, मगर मेरे लिए तो ये मेरी सांसें हैं जो भगवान ने दी है, और जब भगवान ने मुझे सांसें दी होगी तो किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हेतु के लिए दी होगी। बस लोगों का भला कर सकूं और एक ऐसी मिसाल खड़ी करूं कि जिससे आने वाला किसी किन्नर बच्चे को अपने माँ बाप से अलग ना होना पड़े और उनके माँ बाप उनको अपना लें। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, सखियाँ सुबह भोर गए और श्री कृष्ण के जन्म में सखियों ने नाचा गाया और उनकी बधाई ली। वही प्रथा आज तक चली आई है। यहाँ पर एक हम गुरु चेले की परंपरा से चलते हैं। जब जब भी हम रोए हैं, जब जब भी हम लड़खड़ाए हैं, हमारे गुरु दाद गुरु ने ही हमें सहारा दिया है। मालिक उनका अच्छा रखे, उनके बाल बच्चे जीते रहो, परमात्मा उनको खूब दो, हाथ पग में धन दौलत लक्ष्मी जी खूब बरसे। जनता के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, लोग फ़ोन करते हैं तो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखती, कभी भी चली जाती है। अच्छा करो, पब्लिक का अच्छा होना चाहिए। हमारे लिए वही सबके लिए बहुत दुआ करते हैं हम। भगवान सबको खुश रखे, हमारी पब्लिक को। बहु वर्ष नानपुरा में हमारे गड़ा बात भगवान की बनाई इस दुनिया में हम कोई भूल नहीं है। सूरत आई, मुझे पता था कि मेरे घर के रास्ते तो मेरे लिए बंद हो चुके हैं और वो कभी मुझे नहीं अब बुलाएंगे, और मैं डर भी रही थी कि शायद मैं गई तो अब तो जिंदा नहीं बचूंगी। मैं इधर पूरा पुलिस स्टेशन के सामने मैं रास्ते पे सोई। ऐसा भी इंसिडेंट आया कि 2 बच्चे का मतलब पिता है और उसका भी एक पुरुष के साथ संबंध है और उस चीज को लेके वो काफी सीरियस है। देखिए LGBTQIA++, आज लोगों ने ऐसा सोच लिया है हमारा बच्चा चोरी करता है शादी कर, जो कि गलत है।
और इसीलिए ये चीज़ हो रही है। जैसे आपके अखाड़े में काफ़ी लोग आते हैं, तो सबसे कम उम्र में कोई ऐसा आया हो, कोई ऐसा? बहुत ऐसे हैं किस्से हमारे सूरत में भी हैं जहाँ पर मतलब एक दिन के बच्चे को भी लोग सौंप के चले जाते हैं कि नहीं ये मासी किन्नर है और हम इसको नहीं रख पाएंगे। किन्नर समुदाय को, ट्रांस समुदाय को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मुझे लोगों के नज़र में ये है कि मतलब एक इंसान को देखा अगर आपने, कोई एक पुरुष जो गलती करता है तो हम ऐसा नहीं बोलते सब ऐसे कि इंसान बुरा होता है तो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, वो स्त्री पुरुष या किन्नर से अच्छा बुरा नहीं होता। एक सूरत में एक मिसाल भी दिया गया था किन्नर समाज द्वारा, खासकर कोविड-19 के टाइम पे। तो उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें? तो शुरू में तो हम मतलब हमारे आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म ही हो जाएगी। तो जो अंदर से ये सारी चीज थी ना, वो एकदम से उसने किक मारा कि ना आप शायद हो सकता है कि दुनिया खत्म भी हो जाए, कि शायद हम रहे कि ना भी रहे तो हम कुछ करके जाए। नमस्कार दोस्तों, द रियल हीरोज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस शो को बहुत ही खास बनाया और बहुत ही कम समय में आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला है। तो जैसा कि हर बार एक हम खास मेहमान के साथ आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने साथ साथ कई लोगों के लिए कुछ अच्छा किया होता है और जिनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकता है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ है नूरी कुंवर, जो कि एक ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो एक नवोदया ट्रस्ट की फाउंडर हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से भी काफ़ी लोगों की मदद करने का काम करते हैं और उनका जीवन हमेशा ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित रहा है कि कैसे उन्हें राइट्स मिल सके, कैसे उन्हें समाज में इक्वल स्थान मिल सके। तो उनके जीवन से काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं और हमारे ही समाज का एक हिस्सा है ट्रांसजेंडर, जिसे हम लोग आज भी अलग नज़रिए से देखते हैं या फिर आज भी हम उन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं करते। हम उन्हें माता का दर्जा देते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपने शुभ प्रसंग में बुलाते हैं। लेकिन जब स्थान देने की बात आती है, जब उन्हें अपने साथ काम पे रखने की बात आती है, जब उन्हें अपने साथ फ्लैटमेट बनाने की बात आती है, तो कहीं न कहीं हम संकोच कर बैठते हैं। तो आज इन सारे विषयों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नूरी बहन, स्वागत है आपका द रियल हीरोज़ में। नमस्कार जय माता जी, बहुत आभार आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि एक थर्ड जेंडर जो आज आपकी आइडेंटिटी है ट्रांसजेंडर, तो इसका कैसा रहा, आपका पहचान कैसा रहा, आपका बचपन कैसा रहा और कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप ट्रांसजेंडर हो और इस चीज़ का आपने सबसे पहले किसके साथ डिस्कस किया और कैसा रहा आपका बचपन खासकर? तो बच्चे तो सारे कोई बच्चे ही होते हैं। मैं भी अपने माता-पिता की संतान के रूप में जन्म लिया और छोटे भाई-बहन के साथ सबके साथ खेली-कूदी बड़ी हुई। पहले मतलब जन्म के बाद थोड़ा कुछ मेरे माता-पिता को ऐसा लगा कि मतलब इसमें कुछ अलग है दूसरे लोगों से। जो जनानंग उपांग होते हैं हमारे पार्ट्स, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम दिखी उनको, हुँ। जिसका मतलब मेरी बचपन से थोड़ा कुछ इलाज चल रहा था। सबके साथ खेलती-कूदती थी ऐसे ही जैसे लोगों का बचपन निकला ऐसे। जी। जब हम तरुण अवस्था में आते हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं किसी से सबसे थोड़ा बहुत अलग है। मेरे माता-पिता ने मेरे दूसरे भाई-बहन से मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, उनसे ज़्यादा मुझे सँभाला गया। जो भी हमारे फैमिली फंक्शन होते थे इसमें मुझे थोड़ा-सा कम सब में इन्वॉल्वमेंट रखने को बोला गया। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। आगे मतलब जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, जी। जब मेरा 14-15 की उम्र आई, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं लोगों से थोड़ी अलग हूँ। क्योंकि क्या लड़की के जैसा रोता है, क्या लड़की के जैसा हँसता है, क्या लड़की के जैसा नाचता है। मतलब मैं जो कर रही थी, वो ठीक नहीं है, वो किसी एक जेंडर के लिए बाँधा हुआ है। वो मतलब दिखाया गया और तब मुझे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि शायद नॉर्मल नहीं हूँ मैं लोगों से थोड़ी बहुत अलग हूँ। और तब मुझे सबसे पहली बार पता चला कि मैं इस तरह से लोगों से अलग हूँ। अच्छा, स्कूल में अच्छी थी, मगर थोड़ा बहुत स्कूल के बच्चे भी चिढ़ाते थे और अलग-अलग नाम देते थे कि आप अम्मा, भाभी और लेडीज़ और ऐसे सारे कोई नाम मिलते थे, जो दूसरे मेरे साथ के जो पढ़ने वाले थे सहपाठी उनको नहीं मिलते थे। तो अंदर-अंदर कुछ न कुछ घुटन रहती थी और ऐसा लगता था कि मैं अलग हूँ। जैसे आपको आपने बताया कि आपका एक स्कूल लाइफ रहा और जी। वहाँ पे आपको हमेशा शुरू से कुछ मतलब भेदभाव कराया गया। तो उस समय आपके मानसिक स्थिति क्या होती थी? और ये बात आप घर पे आके शेयर करते थे, तो माँ-बाप कैसे रिएक्ट करते थे इन सब चीज़ों पे? देखिए
किसी भी बच्चे को जितना बचपन में प्रोत्साहन मिलता है वो इतना आगे आता है, और इस तरह हर जगह से उसे प्रताड़ित किया जाता है या उसे चिढ़ाया जाता है तो वो उसका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उसके विकास में तकलीफ आती है। मैंने स्कूल जाना कम कर दिया था, लोगों से बात करना कम कर दिया था। मेरे मतलब कुछ ही 2-4 ऐसी मेरी बहनें थी जो मेरी कजिन्स थी, उनके साथ ही मेरा ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता था। माँ-बाप ने पहले से बोला था तू इस तरह से चलता है ये गलत है, इस तरह से बोलता है ये गलत है, मतलब जो मेरा व्यवहार था उसे गलत बता दिया गया था, जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरे जो राइटिंग को लेकर तारीफ़ होती थी, मेरे जो ड्राइंग था उसको लेकर तारीफ़ होती थी, मगर साथ-साथ में स्कूल में पीटी का पीरियड होता था जिसमें मैं अच्छी नहीं थी। जी। तो जब मैं दौड़ती थी या ऐसे किसी भी व्यायाम में पार्टिसिपेट करती थी तो ऐसा बोला जाता था ये लड़की जैसा कर रही है। तो मतलब लोगों के हास्य का मैं एक साधन बन गई थी, और मैं मतलब हम 90s 80s किड, जहाँ पर तो मतलब अ, ये सारे को किसी को चिढ़ाकर बॉडी शेमिंग करो या उनका जेंडर शेमिंग करो वो आम बात थी। जी। इसीलिए लोगों के लिए मतलब मैं एक खिलौना थी जो मुझे नहीं पसंद था। बेहद ही दुखी होती थी और रोकर भगवान से कहती थी कि शायद मुझ में कुछ गलत है तो उसे सुधार दे भगवान, मुझे भी लोगों जैसा बना दे। तो आपके परिवार ने या आपने कब ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे इस समुदाय में नहीं रह के ट्रांसजेंडरों की समुदाय में जाना है, और वो कैसे आपका अप्रोच हुआ इन सब चीज़ों से? उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना था नहीं, हमें इतना नहीं पता था कि ये समाज के लोग इस तरह से रह रहे हैं, कि कहाँ रह रहे हैं कि कहाँ नहीं। मैं एक जो हमारे पड़ोस में थे उनको मैं मम्मी ही बोलती थी, जी। जो मुझे ऐसा बोलते थे बेटा तू भी भगवान की बनाई हुई चीज है, और तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, जो भी मतलब तू मान ले, मगर इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए। देखिए जीवन में कभी कभार मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान जो बोलेगा वो बात हमें नहीं इतनी लागू होगी, जी। मगर कि कोई इंसान भले चाहे कम पढ़ा है, अनपढ़ है, उनकी माँ जी की उम्र बहुत ज्यादा थी, हुँ। मगर जो उनके शब्द थे उसने मेरे जीवन में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि इंसान को अच्छा या बुरा होना चाहिए, और यही एक दो फर्क है। जी। मैं उनसे बोलती थी मुझे क्यों लड़की जैसा बोलते हैं, मुझे ऐसा करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। वो बोले इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, और कोई फर्क इंसान में नहीं होता। बिल्कुल। जो बात मेरे दिल में छप गई। घर वालों में जो मेरे बड़े भाई थे, मेरे एक भाई एक बहन, उसके 17-18 साल तक कुछ नहीं थी संतान। मतलब मेरे बहन बोलती थी कि एक बहन आएगी तो मैं उसके साथ खेल पाऊंगी, मेरी सहेली हो जाएगी। मेरे भाई बोलते थे कि एक भाई होना चाहिए, और भगवान ने मतलब दे दिया मुझे। जी। तो मेरे भाई बहनों के उनके दोस्त थे, उनके बीच में भी मैं एक मजाक थी, और जो उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरी वजह से उनको भी चिढ़ाया जाता था कि देखो ना तुम्हारा जो छोटा है तुम्हारे घर में वो तो लड़की जैसा है, कैसा बोलता है, कैसा दिखता है। जी। उनसे मेरी कभी बनी नहीं। कहीं न कहीं मैंने मेरे पिताजी के अवसान के बाद कुछ ऐसी बातें सुनी कि मतलब ये हमारे, मैं सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुई, लेकिन चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए जैसे खानदान में से मैं भी थी। जी। हम गुजराती खानदान के व्यवस्थित इंसान में से थे। जी। तो वो ऐसा मतलब सोचते थे कि इसकी वजह से हमारी बदनामी होगी, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक है। कभी ऐसा भी सुना कि इससे अच्छा है कि ज़हर दे के मार दो। तो ये सारी कुछ बातें जो उस समय मेरे मन में बहुत ही बुरा प्रभाव मतलब डाल रही थी। मैं अपने नज़र में गिर रही थी। मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई थी। उस समय सूरत के बड़े जो साइकियाट्रिस्ट, उस समय तो मतलब कोई ऐसे जाता भी नहीं था मनोचिकित्सक के पास, जी। लेकिन मुझे लेके गया उस समय जो यहाँ के सूरत के मुकुल चौकसी जी बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये स्वाभाविक है और ये कोई रोग नहीं है जिसका इलाज होगा। लेकिन उसके बाद भी मुझ पर टोना टोटका किया गया, मुझे कुछ-कुछ लाकर खिलाया गया कि शायद हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो मेरे दिमाग में ये बाँध दिया गया कि मैं अब नॉर्मल हूँ, और ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मैं वहाँ से भागना चाहती थी। मुझे घुटन होती थी, मुझे मतलब जब भी फैमिली कुछ भी गेट टुगेदरिंग होता था तो मुझे अलग अलग कमरे में रखा जाता था। मैं जो मेरे कज़िन मेरे सामने बड़े हो रहे थे, किसी की दोस्ती अपने मुकाम में आगे बढ़ रही थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई आगे एजुकेशन में बढ़ रहा था, कोई मेडिकल लाइन में जा रहा था, जबकि मुझे इतने अरमान होने के बावजूद भी मैं अलग हो गई थी। मुझे स्कूल जाते डर लगता था, लोगों से बात करते डर लगता था, और मतलब हर जगह से टूट गई थी। तब मैंने ऐसा निश्चित किया कि ये मेरे लिए नहीं है ये समाज, क्योंकि मैं ये समाज की नहीं हूँ। और फिर मैंने अपना घर छोड़ा सूरत के किन्नर समाज से, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी मेरा घर वहाँ से नज़दीक जी। था, तो उनको देखती करती रहती थी। और फिर आखिर में मैं एक बहुत ही मतलब बड़ी स्टोरी है, मगर मैं भागी सबसे पहले ट्रेन में बैठकर यहाँ से बॉम्बे की तरफ। अच्छा। जी।
एक बहुत ही अच्छे और बड़े लेखक है जिनका मतलब मैं अभी नाम नहीं लूँगी, वो उनके जीवन पे कुछ लिख रहे हैं, जी। जिसमें थोड़ा बहुत मेरा भी कुछ आने वाला है और वो भी प्रोसेस में है। उन्होंने मतलब मुझे ऐसे रोता देखकर कि क्या हुआ बच्चा? ले पानी पी। पाउच दिया मुझे पानी का। क्या हुआ? क्या पता मतलब दिल में इतना सब था और सामने वाला इंसान मुझे लगा जैसे भगवान बैठा है, तो मैं दिल खोल के रोई और सब बताया कि ऐसा-ऐसा है। उन्होंने समझाया कि देखो, जो जगह पर मतलब तुम जा रहे हो वो कुछ-कुछ चीज़ों के लिए बदनाम है। जी। और उनका बोलना भी सही था कि मैं कैसे लोगों के हाथों में आती हूँ, क्या होती हूँ। जीवन में तुझे लड़ना है और अगर तू गलत रास्ते गई तो लोग यही बोलेंगे कि मतलब देख, सही बोल रहे थे हम, इसने हमारी नाक कटवाई, ये गलत रास्ते चला गया। गलत रास्ता मीन्स देह व्यापार है और जो भी है भीख माँगने की तरह का एक है जी। तो उनकी बातें मुझे बहुत ही चुभी महसूस हुई और मैं मतलब वापी के आगे से फिर से पलटकर उतर कर मैं आ गई सूरत के लिए। तब मैंने अपने आप को जाना और मैं बोली, जब उनके जो कुछ शब्द थे कि तू गलत नहीं है, मैं बोली मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को अपनाऊँगी और मैं यहीं जहाँ मेरा जन्म भूमि है, उसी को मेरी कर्म भूमि बनाऊँगी और यहीं कुछ करके बताऊँगी। फिर आप वापस आए। जी, मैं सूरत आ गई फिर से। तो जैसे कहते हैं कि आप हमेशा से परिवार के बीच में रहे, हुँ। माँ-बाप, भाई, ये सारे रिश्ते आपने देखे। तो आप जब एक नई जगह पे जाते हो, वहाँ पे रहना, जहाँ पे सब लोग नए हैं, तो वहाँ पे कैसे आप एडजस्ट हुए और कैसा आपका अनुभव रहा शुरुआती दौर में? सूरत आई, हुँ। मुझे पता था कि मेरे घर के रास्ते तो मेरे लिए बंद हो चुके हैं और वो कभी मुझे नहीं अब बुलाएँगे और मैं डर भी रही थी कि शायद मैं गई तो अब तो ज़िंदा नहीं बचूँगी। जी। मैं रास्ते पे सोई। मैदरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने मैं रात को मेरी चप्पल के ऊपर सोई। पुलिस स्टेशन के सामने इसीलिए क्योंकि बचपन से सुना था कि कोई उठा के ले जाएगा, कोई तुझे भीख मंगवाएगा, हाथ-पैर काट लेगा तेरे, तुझे नहीं पता, तेरा कैसा यूज़ करेंगे लोग, तो डर था मन में। और 16 साल 17 साल की उम्र, तो मैं वो पुलिस स्टेशन के सामने के शायद अगर कोई मुझे उठाने आएगा तो मैं पुलिस स्टेशन भागूँगी। मैं वहाँ रही रात भर। भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? किन्नर समाज में कुछ-कुछ लोगों को मैं जानती थी और एक ख़ास जो मेरी सहेली है अमृता कुँवर जिसने मुझे बड़ा साथ दिया, उन्होंने भी मुझे गाइड किया था कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर। तो पहले मुझे ये समाज के लोग रखना नहीं चाहते थे। हाँ, मुझे पता है तू किन्नर है, कहीं और चली जा। तेरे माँ-बाप इधर आ जाएँगे तो, तेरे समाज के लोग लड़ने आ जाएँगे तो, बोलेंगे हमारे प्यारे से बच्चे को तूने कैसा बना दिया, तो हम कहाँ जाएँगे? तो इस तरह से हुआ। शुरू में 1 साल मैं रेंट के घर पे रही। जी। पहले तो 1-2 जो सहेली थी उन्होंने थोड़ा बहुत साथ दिया, उनके वहाँ पर रही और फिर 1 साल में मैंने अपनी उनके बीच में एक इज़्ज़त बनाई। थोड़ा उनको जाना, थोड़ा उन्होंने मुझे जाना और फिर मैंने नानपुरा हिजड़ावाड़ जो हमारा अखाड़ा मठ बोलते हैं, जी। वहाँ मैंने दीक्षा ली। हुँ। देखिए तरुण भाई, एक लड़की जब अपना घर छोड़ती है, 500 लोग आते हैं उसे लेने के लिए, ढोल नगाड़े बजाकर लेकर जाते हैं। जी। एक-एक बात अपनी माँ से शेयर करती है वो कि मम्मी सासू ने ऐसा किया, मम्मी ननंद ऐसी है, मम्मी मेरा हस्बैंड ऐसे है, मुझे यहाँ ले गए, हम वहाँ घूमे। मतलब मैं एक नई जगह आई हूँ, अब मैंने वहाँ दीक्षा ले ली है, मगर मैं मतलब किसको बताऊँ? एक ऐसी धनिष्ठ व्यक्ति जैसी दिखने वाली मेरी दादी, एक उम्रदान व्यक्ति, मगर उनका आवाज़ इतना कड़क, वो "ए बैठ!" मैं डर जाती थी। "ए ऐसा कर ले!" मैं डर जाती थी। अब वो वानिया ब्राह्मण थे, तो किचन में गई तो "नहाई? हाथ धोई?" "हाँ, हाँ दादी।" मतलब मैं तो नहा ली। कहने का मतलब ये है कि मैं रोती थी बिस्तर पे सो-सो के। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था ज़िंदगी में, आगे कहाँ जाऊँगी? शुरू में मतलब ये जो मुझे अनुभव हुए ये थे। बाद में जब मैंने अंदर उनके साथ उतरी, जब उनके हाथ-पैर दबाने लगी, उनके पास रहने लगी, वो भी मुझसे अनजान थे। फिर जब मुझे जानने लगे, मुझे अपने पास बिठाने लगे और जो उनके शब्द वो बोलते थे, तरुण भाई, हमारा तो बेटा जीवन ही यही है। हमें तो भगवान ने इसीलिए ऐसा किया है कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो। हमें तो लोगों को सिर्फ दुआ देनी है, हम संसार के लिए नहीं बने। तो वो जो बातें थी वो मुझे मतलब आहत कर रही थी कि एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी यही देखा और यही सोच रही है। नो डाउट मैं मतलब अलग थी, आगे जाके मुझे उन्होंने साथ दिया, जो करना है कर, लेकिन इज़्ज़त का वो मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो किन्नर करके झंडे लेकर निकल गए थे। वो कुछ अलग रीत से आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे हमारे समाज को, और हमारे समाज में वाचा-वाणी तो है नहीं। लोग अपने आप को इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अपने आप के बारे में बता नहीं सकते। और थैंक्स टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कैसे होते हैं किन्नर, ऐसे होते हैं, ये होता है। तो मतलब मुझे ये बताना था कि हकीकत में किन्नर क्या है? क्या जो लोग बता रहे वही सच है कि कुछ और है? क्योंकि मेरी भी धारणा ऐसी थी कि मुझे तो
ये लोग पीटेंगे, मारेंगे, और वो शुरू में ऐसा लगा भी उनके आवाज से, उनके थोड़े कड़कपने से, मगर ये पूरा मुझे वही दिखा जैसे नारियल। बाहर से जितने सख्त थे, ये अलग ऑरा बनाया है लोगों से बचने के लिए। हम जानवर के पास जाते हैं ना, वो लोग अपने रोंगटे खड़े कर लेते हैं, अपने आप को रुद्र बताते हैं कि दूसरे जानवर से बच सके, मगर अंदर से वो अलग होते हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे कि चलो आप वहाँ पे गए, कि जो बच्चा हमेशा अपने परिवार के बीच में रहा, माँ-बाप का प्यार, डाँट, चाहे जो भी तिरस्कार, जो भी चीज़ें उन्हें समाज से मिली, लेकिन उसको पता था कि मेरा एक घर है, मेरा एक परिवार है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल के आता है और एक ऐसे परिवार में जहाँ पे उसे सब नए लोग मिल रहे हैं और उनसे उनका सामना होता है, फिर वो उनके तौर तरीके, रीति रिवाज उसको सीखता है। उसमें काफ़ी कहते हैं, जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो शायद आपका भी वो एक तरह से गुरुकुल है, तो वहाँ पे कोई भी संवेदना नहीं होती, आपको चीज़ें सिखाई जाती है, डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है, जी। प्यार भी दिया जाता है, कुछ लोगों से प्यार मिलता है, कुछ लोगों से ईर्ष्या भी मिलती है। तो वो सब चीज़ों के बीच में एडजस्ट होना और उसके बाद अपने अंदर एक विज़न डेवलप करना कि मेरे जैसे न जाने और कितने नूरी कुँवर होंगे इस दुनिया में, तो मुझे उनके लिए भी काम करना है। तो ये सब आपने कैसे स्टार्ट किया? गुजराती हूँ, गुजरात की धरती पे जन्म लिया। हम अगर सनातनी हैं तो हमारे में करुणा तो होगी ही। जी। मैं आपने जो बोला उस पे से एक बात बोलूंगी, बाद में ये चीज पे फिर से आऊंगी। जी। देखिए, जो सनातनी होगा, जो भगवान को मानने वाला होगा, वो कहीं से भी मेरा अनादर या मुझे ना मानना नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे तो धर्म से बताया गया है, हमारे तो समाज के अंदर ऊपर स्थान दिया गया है। देवता उपदेवताओं की श्रेणी में किन्नर आते हैं। जी। यदि गरुड़ पुराण में अगर बात करें, हम जाते मतलब बोलते हैं, किसने बोला है कि तुमको देना जरूरी है? अरे शायद ऐसा हो सकता है कि कोई किसी गूगल ने नहीं बोला कि हमें दान देना चाहिए, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो दान होते हैं उसमें किन्नरों का भी दान होता है। सेकंड थिंग में जो आपको बोलूंगी, वो देखिए, हम तो चाणक्य की नीतियों में से थे। जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से भी किन्नर थे। हमने बड़ी बड़ी रानियों के उसमें काम किया है, हमने नई नई नीति बनाने में रहे हैं। ये तो बाद में हमारी जो इज्जत है, वो ये जो डिजिटलाइजेशन आया है, जो लोग अपने आप को आधुनिकता की ओर लेकर गए हैं, उसमें भूल गए हैं। मगर मुझे आज भी इस चीज का गर्व है कि यदि कोई भी सनातनी है तो वो मुझे किसी न किसी तरह से एक्सेप्ट करेगा। एक किन्नर को समझने के लिए मैं हमेशा सामने वाले को एक ही बात बोलती हूँ, कुछ मत रखिए दिमाग में, ना मुझे अच्छा समझिए ना मुझे बुरा समझिए, ना मेरे बारे में कुछ अपने दिमाग में कोई भी धारणा रखिए, प्लेन हो जाइए और फिर बाद में मुझे समझिए। आपने बोला इस तरह से, जब पहले के ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी थी, विद्यापीठ था, वहाँ पर जिस दिन बच्चे आते थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुओं के नीचे आते थे, शिष्य बनते थे, तब उन्हें बोला जाता था कि आज ही तुम पैदा हुए हो। तुम अपने आप को यही समझना कि आज आपने पृथ्वी पर प्रथम श्वास लिया है। इतना अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक करके इस चीज में आना, तब जाके हम दुनिया की रचना और नई नई चीजों के बारे में सोच पाएंगे। मैं जब ये समझ में आई, धीरे धीरे मैंने जाना। जो लोग बोलते थे बचपन में, मुझे ऐसा बोला गया था, तुझे नहीं पता, एक बड़ा सा बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें तेल गरम करते हैं और एक तरफ से मतलब तुझे डालेंगे, दूसरी तरफ से तुझे निकालेंगे, तब जाके तुझे बोलेंगे कि हाँ तू हमारा किन्नर है, शिष्य है। तो बहुत सब बोला जाता था, वो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, खूब मारते हैं, पीट, लेकिन ये सब झूठ है। जब मैं इस समाज में आई, मैंने देखा जाना कि लोग ना करे ऐसा दान धर्म के लिए इनका मन होता है, ये लोगों की मदद करते हैं। पहली बात तो कि हम खुद ही लोगों से मांग के लाते हैं, तो कभी भी मन में ये भावना नहीं आती है कि हम किसी को दे रहे हैं। हम एक ही बात सोच के चलते हैं कि हम खुद किसी की मदद कर रहे हैं। हम जो भी मांग के बधाई लाते हैं, भीख नहीं है ये है बधाई वृत्ति। जो हम लोगों के घर जाते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, जो वो देते हैं वो लेते हैं। इसमें भी आजकल लोगों ने ऐसा कर दिया है कि जबरदस्ती, मगर ये नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम सख्त शब्दों में ये चीज की ये करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्यार मोहब्बत से जो मिले वो प्यार मोहब्बत से लेकर ही हमारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। मगर ये हमारी संस्कृति है। आज लोग शादियों में बुलाते हैं हीरो हीरोइन को, उनकी बच्चों को यहाँ 10 लाख 5 लाख देते हैं और नचाते हैं। क्या कपड़े पहन के वो नाचते, कैसे वो करते हैं? तो इसी तरह से अगर हम आकर आपके घर में मंगल गीत गाते हैं, आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, तो क्या बुरा है? अभी एक जो किस्सा जो हुआ वो मैं बताऊं, तो एक घर में शादी थी और मैं उनके वहां पर गई। मैं बोली आपकी बेटी की शादी है। मासी बोले सोने का भाव इतना बढ़ गया,
और मेरी जो बहन है वो आने के लिए आनाकानी कर रही है गाँव से, तो जी। सारा कुछ प्रॉब्लम है। अब हमारे रिलेटिव के बगैर तो शादी नहीं होगी। तो मैं सोची कि भाई प्रसंग लेके बैठे हैं, अपनी बच्ची की शादी करवाना है और इतना मतलब सब कुछ। मैं बोली माता रानी करे आपका ठीक हो जाए, बाद में मुझे बुलाकर दे देना आप। शादी अच्छे से हो गई, थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी। जब मैं उनके घर गई तो वो मुझे गले लग के रोए। मेरे सगे जो थे, हमारे सगे शादी में आकर मुँह चढ़ा कर गए मासी, और सामने वाले को भी मतलब आओ भगत करने में हमारे को मतलब पसीने छूट गए। एक आप ही थी जो पहले से आखिरी तक बोलती थी कि सब अच्छे से होगा, और सब अच्छे से हो गया मासी। दिया खुशी से, मैंने खुशी से लिया, मंगल गीत गाए, उनके घर में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कामना हमेशा मन में रखते हैं कि आपका भला हो, आप आगे जाओ। हम वो नहीं है जो आपके वहां पर आकर थाली से खाएंगे और सोचेंगे यार कितना ज्यादा कर लिया, कितना आगे बढ़ गया, कुछ होना चाहिए उसके साथ गलत, कुछ उसके साथ ऐसा हो जाए कि वो नीचे आए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप धर्म को ना भी मानोगे तो आप पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को तो आपको मानना ही पड़ेगा बाय साइंटिफिकल भी। और डेफिनेटली। हम हमेशा यही कामना के साथ किसी के भी घर पे जाते हैं कि वो लाखों का घर लिया, हमको जो खुशी से हजारों में देगा हम लेंगे और अपना जीवन निर्वाह करेंगे। कहते हैं कभी भी जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रथा होती हैं, तो उसके साथ-साथ एक कुप्रथा और बुरे चीज़ें भी साथ-साथ में जन्म लेती हैं। हम जानते हैं ये सदियों से चला आ रहा है और हमेशा से कि जो हम कोई भी शुभ प्रसंग होता है, जी। तो हर किसी का एक अधिकार बँटा हुआ है। ब्राह्मणों का कुछ अधिकार है, जो अपने नाई हैं उनका कुछ अधिकार है। तो हर तरह के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और उस चीज़ के उस एक शुभ प्रसंग के भागीदार बनते हैं। तो उनमें से एक हक हमारे कहते हैं ट्रांसजेंडर और किन्नरों का होता है, जो कि लोग स्वेच्छा से करते हैं। कई लोग उस चीज़ का इंतज़ार भी करते हैं कि अभी आए नहीं हैं, जी। आएँगे। तो वो एक शुभ प्रसंग और प्रेम पूर्वक ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में कुछ जगह ऐसे भी देखने को आते हैं, कई वीडियोज़ भी देखने आते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नोटिस में और पूरे किन्नर समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जी। कि वो वहाँ पे जाके उपद्रव कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो ऊटपटांग शब्द बोल रहे हैं या उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आप मतलब कैसे विचार रखते हो और कैसे इन चीज़ों के अगेंस्ट में आप अपनी मुहिम को चलाते हो? देखिए, मेरे तो इतना ही कहना है हमेशा से कि मैंने पहले भी बोला कि मैं एकदम सख्त शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ कि कोई इंसान बरजबरी करता है या कहीं जाके खुला नंगा होता है। हुँ। मगर तरुण भाई, एक और भी साइट है जो मैंने मतलब महसूस की है। जी। जो मुझे मतलब जानते हैं, मेरा जो एरिया है, वो मुझे प्यार से बुलाते हैं, जी। खुशी-खुशी देते हैं। अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती हूँ ना, तो वो लोग मुझे कॉल करके नानपुरा हमारे मठ तक आते हैं और मेरे घर पे आकर मुझे खुशी से बधाई देकर जाते हैं। जी। लेकिन अभी ये मेगा सिटी बना है। जी। ज़्यादातर ऐसे भी पॉपुलेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पर बसी है। वो लोग ये देखते हैं कि भाई ये किन्नर है, किन्नर बना है और किन्नर है तो इसको खुशी-खुशी लोग देते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो बन बैठे भी किन्नर है। जी। देखिए, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मतलब अब हमारा यही काम रह गया है कि हम ये देखें असली कौन है, नकली कौन जी। है। मेरा कहने का मतलब है अगर जो आप 500 रुपए किलो घी लाते हैं ना घर पे, उसे भी 10 बार चेक करते हैं। जी। ये असली है कि नहीं? यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख लेते हैं कि कैसे चेक करो कि ये असली है कि नकली है। जी। देखिए, जो भी किन्नर आपके प्रसंग में शरीक होकर खुशी से, प्यार मोहब्बत से नाच गा कर लेता है बधाई, वो असली है मेरी नज़र में। जो अपने गुरु दात गुरु के सानिध्य में हुँ। किसी डेरे से जुड़ा है, अपने गुरु दात गुरु के नीचे रह रहा है, वही असली है। और जो उपद्रव मचाता है, जो अपने आप को किन्नर ना मान के लड़की मान रहा है, जियो अपनी ज़िंदगी, मेरा ना नहीं है। देखिए, आजकल ऐसे भी है कि जो दिन भर किन्नर बन के माँगते हैं, शाम के बाद वो लोग मतलब एकदम मॉडल बन के घूमते हैं, जी। गलत काम में भी है। जी। तो उनका कोई हक नहीं है कि वो बधाई वृत्ति में से अपना कुछ ले, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी लड़की के जैसा जीना जी। चाहते हैं। मैं ये समझाना चाहती हूँ, किन्नर धर्म है और किन्नर धर्म से जुड़ा इंसान है। हमारे यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि कहीं भी कोई भी ज्ञाति न्याति का इंसान आए, लेकिन ये रूल्स है कि उसे माता को भजना है। आप किसी नास्तिक के मुंह से जय श्री राम बोला के देख लीजिए, पसीने छूट जाएंगे। जी। हमारे यहाँ तो नियम है, आपको माता के सानिध्य में ही रहना है और उसी को मान के चलना है। तो जो कल्चरल है, जो पहले से आपके वहां पर आ रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी एक चीज जो मैंने भाई देखी है, कभी कभार मजाक के तौर पे, कॉमेडी के तौर पे, देखिए हम 90s 80s में फिल्म में देखो, ईजड़ों को देखकर हंसना, किन्नरों की मजाक उड़ाना, ये आई है, यही सब हमने देखा है। जी। देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे भी एकदम घृणा की नजर से देखा जाता है, मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन मैं इतनी अभी पहुंच चुकी हूँ कि
जो मेरी मजाक उड़ाना चाहता है वो खुद ही कहीं ना कहीं हंसी पात्र बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, वो जानबूझ के ऐसे पुल आउट करते, पुलिंग करते कि हम सब पता है, क्या पता तुम असली हो कि नकली हो। तो सबकी अपने आप को एक्सप्रेस करने की रीत अलग होती है, तब वो उग्र स्वरूप में आ जाते हैं और उसको अलग तरह से बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं आजकल, और वो खास करके कौन होते हैं, जिसको मैं बोलूंगी मतलब कि आपका प्रसंग और आपके प्रसंग में आए हुए कोई 10 लोग जिसमें से 2 नहीं चाहते कि आपका भला हो। जी। तो वो मतलब हाँ हाँ हमको सब पता है, तुम तो ऐसे हो, कैसे होगे क्या पता, किसको मालूम तुम असली हो कि नकली हो। तो वो कोई और मतलब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता अपने आप को बताना, जताना कि हाँ, मैं क्या मतलब हूँ। कहते हैं किसी के अस्तित्व पे और किसी जी। के ज़मीर पे जब सवाल उठता है तो इंसान थोड़ा बहुत अपना आपा खो जाता है। और उसमें भी हम तरुण भाई, जिसके तो अस्तित्व पे मतलब बचपन से ही मतलब कहीं कोई जगह पे ऐसा हो गया है कि आपको क्या बोले, हम मिस्टर बोले या मिस बोले। मैंने अपना अकाउंट खुलवाया बैंक में, आगे मिस्टर लिख कर दे दिया। मैं बोली भाई मेरी पूरी जिंदगी यही मुहिम चली है, जी। मेरी जाति को लेकर मैं लड़ी हूं, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं अपने आप को किन्नर बताती हूँ। आप TR लिखिए, ना मिस्टर ना मिस। तो कहने का मतलब है लोगों के माइंड में अभी भी ये चीज नहीं है कि इनको कैसे बुलाएं, क्या करें। ये एडवोकेसी की जरूरत है, और आप जैसे लोग ही है जो मतलब ये लोगों के तक पहुंचा पाएंगे कि हकीकत में हम क्या हैं। तो जैसे आपने बताया कि एक किन्नर एक धर्म है और वो एक धर्म पद्धति के हिसाब से काम करता है। तो इसके विषय में आज भी कई लोग नहीं जानते, बहुत सारे किन्नर भी नहीं जानते जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इसका जो धर्म पद्धति वो क्या है? कि कैसे आपका जो अखाड़ा है या आपका जो वो कैसे किसी किन्नर का चुनाव करता है? और चुनाव करने के बाद उसका पूरा एक प्रोसेस क्या होता है किन्नर बनाने का? किस तरह से पूजा होता है? किस तरह के नियम उनको मानने पड़ते हैं? थोड़ा इसके विषय में आप बताएँ। जब से संसार बना है, भगवान ने दुनिया बनाई, स्त्री पुरुष सबका रखा। जब धीरे धीरे हम आगे आए हमारे जीवन में और देखा गया कि मतलब किसी एक ग्रुप को या किसी एक तबके को या किसी एक जेंडर को हुँ। हमने बहिष्कृत कर दिया, तो उसने अपने आप के लिए एक ओरा बनाया, एक समाज बनाया, और वही ऐसा ही एक समाज हमारा किन्नर समाज है। जी। हम जहाँ पर रहते हैं, जो हमारा समाज की जगह होती है, उसे हम अखाड़ा बोलते हैं, जी। है ना? और ऐसे मतलब राजा महाराजाओं के समय के हैं। ये आज के नहीं बने हुए, कल के नहीं बने हुए। ये एक ऐसी जगहें होती थी जो राजा महाराजा वो दान में देते थे किन्नरों को। अपने घर पे किसी भी प्रसंग में, अपने युवराज के पैदा होने पे या किसी भी ऐसे बड़े समारोह के समय वो किन्नरों को धरती दान में देते थे, जमीन दान में देते थे। जी। तो इस तरह से ये किन्नरों की वो दान में मिली हुई जगह होती है, जो आगे जाकर वो अपने समाज के लिए अखाड़ा बनाते हैं उसको। ऐसे हमारे पूरे भारत में है, पाकिस्तान में भी किन्नर कल्चर देखने को मिलता है और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। हमारे जो अखाड़े होते हैं, किन्नर अखाड़ा, वो अलग अलग सिटी में हो सकते हैं। कभी कभी छोटे गाँव के आजू बाजू 10-15 छोटे गांव हैं, और वहां पर एक जो मेन कस्बा है वहां पर भी ऐसा किन्नर अखाड़ा हो सकता है। उसको हम डेरा भी बोलते हैं, दयार बोलते हैं, किन्नर अखाड़ा बोलते हैं, है ना? तो वहां पर हमारे जो गुरुदात गुरु होते हैं। अच्छा, ये किस तरह से होता है? जिस तरह से हमारी जो असल पुरानी सिस्टम चल रही थी। देखिए, किसी भी समाज को जब हम अपने से अलग करते हैं, तो एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो हमसे बिछड़ गया, पीछे रह गया, लेकिन फायदा ये है कि अभी भी उसमें वो पुरानी क्वालिटी है। जब आप अपने घर के अंदर 15-20 साल के बाद अगर कोई जगह नई, कोई दरवाजा, कोई तिजोरी खोलते हो, तो पुरानी चीजें मिलती है। इसी तरह से अगर आपको अपने समाज को, अपने धर्म का पुराना जो रीति रिवाज जानने हैं, तो वो किन्नरों के बीच में अभी भी जीवंत है और जानने को मिलेंगे। जिस तरह से पुराने जमाने में कोई गुरु अपने शिष्य करता था और गुरु शिष्य को सिखाता था कि जीवन निर्वाह किस तरह से करना और जीवन में आगे क्या क्या सीखना, इसी तरह से किन्नर प्रथा चलती है। हम अपने पेट से तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो ऐसे बच्चे कि जो अपने आप को किन्नर बोलते हैं, जो स्त्री में नहीं है, पुरुष में नहीं है, और अपने आप को किन्नर मान के चलते हैं, हम ऐसे बच्चों को हमारे वहाँ पर बुलाते हैं। वो खुद ही चल कर आते हैं, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पर दीक्षा दी जाती है। दीक्षा सब जगह पर अलग अलग होती है। गुरु मंत्र दिया जाता है, उसके बाद माता बहुचरा जी का नाम लिया जाता है। कहीं पर गुड़ खिला के दीक्षा देने का रिवाज है, कहीं पर जो घघरा जिसको हम बोलते हैं, गुजराती में चणिया बोलते हैं, घघरा देकर दीक्षा देने का रिवाज है। कहीं जगह पर चूनर ओढ़ाकर दीक्षा देने का रिवाज है। कई बार हम देखते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में और हर जगह पे बताते, मतलब ये बच्चों को चोरी करते हैं क्या, बच्चों को कुछ बलगलाते हैं क्या, उनको कुछ ऐसा सिखाते हैं कि जिससे वो अपना घर परिवार, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ स्वेच्छा से होता है,
और हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो आपको पता ही है, जो हुआ था वो, कि जो छोटी उम्र के हैं और वो बोलते हैं कि मतलब हम किन्नर बनना चाहते हैं या हमारा दिल ऐसा बोलता है कि हम किन्नर हैं। तो हम उसे समझाते हैं, बच्चा अभी आपकी उम्र कम है, आप अपने जीवन का अभी फैसला कोई ले नहीं सकते हो। जी। आप पढ़ो, लिखो, आगे जाकर जब आप अपने वयस्क हो जाएँगे और फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ, मैं यही हूँ, जी। और उसमें भी आपको जो अदर जेंडर, जिस तरह से हमारे में भी एलजीबीटीक्यूआई पूरा प्लस-प्लस बहुत है, जी। उसमें दूसरे लोग जिस तरह से जीते हैं, इस तरह से जीना है, जिस तरह से कोई नॉर्मल स्त्री जीती है या नॉर्मल पुरुष जीता है, तो आप इस तरह से जी सकते हैं। मगर आपको एक सात्विक जीवन जीना है। देखिए, इसीलिए थर्ड जेंडर या किन्नर अलग है। हम कोई आदमी के जो बड़े होंगे तो पैर पड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे जाते किसी के भी हम पैर नहीं छूते, जी। ना किसी स्त्री के छूते। मगर जब वो अपनी वो सारी सांसारिक जीवन को स्वेच्छा से छोड़कर भगवान के अधीन होते हैं और उनके पीछे अपना जीवन निर्वाह करने का वचन दे देते हैं, बाद में हम उसे साधु साध्वी गिनते हैं, बाद में हम उसे इज्जत देते हैं। तो यही हमारे समाज का नियम है। ज्यादातर 90% प्लस जो हमारे समाज में जो जुड़े होते हैं, वो संन्यास्त जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो अपने गुरु दाद गुरु के पीछे ही अपना जीवन निकालने का नक्की करते हैं। अच्छा, फिर जैसे गुरुदत्त गुरु अपना जीवन जी रहे थे, जो हमारे माता जी का नवचंडी हवन होता है, हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो जीवन से लेके मृत्यु और मृत्यु के बाद भी हमारे जो सम्मेलन होते हैं, तो वो चेला अपने गुरु के लिए, पोती चेला अपने गुरु के लिए वो आगे बढ़ाता है। जी। और हमारे एरिया से जो कुछ मिलता है, हम हमारे जो एरिया में घूम के जो भी बधाई, पैसा, अनाज जो भी लाते हैं, खुशी से मिला हुआ साड़ी, तो उसमें से 4 हिस्से निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है पशु पंखी के लिए, गौ माता के लिए। जी। दूसरा हम निकालते हैं जीव जंतु के लिए, कीड़ियारू जिसको हम गुजराती में बोलते हैं। जी। तीसरा भगवान के लिए और चौथा हमारे किन्नरों के लिए। तो हमारा पहले से नियम है कि आप जो भी लाए वो सब कुछ जमा होगा, फिर उसके बाद उसमें से हिस्से होंगे। जो भी फाइनेंशियल जो चलन चलता है वो गुरु दाद गुरु ही करते हैं, जी। और हम सिर्फ उन तक वो चीज पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे जो भी है, भगवान को सुबह में आरती करना, खास करके थोड़े टाइम उनके पास बैठकर लोगों की जो समस्या हमने दिन भर सुनी है कि शादी नहीं हो रही है, कि बच्चे में तकलीफ है, कि हमारा ये काम हो जाए हमारा, तो वो भगवान से बात करके बोलते हैं कि जी। माता जी ये चीज है, इसकी ये चीज है, ये नहीं है, हो जाए। फिर हम भगवान से प्रार्थना आशीर्वाद करके हमारे एरिया में जाते हैं। वहां पर जो बच्चे मिल जाए उनको खेल लगाते हैं, नई दुकान, नई मकान, नाच गा के उनके जीवन में खुशी आशीर्वाद देकर वहां से जो मिलता है लेकर आते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे, ये तो एक ट्रेडिशनल किन्नर प्रथा के बारे में, और इसके बारे में हमने जाना कि ये एक पूरी तरह से एक संकल्प है, एक कहते हैं संन्यास जीवन है। लेकिन हम काफ़ी तरह के अपने सोसाइटी में देखते हैं और सबको लोग एक समझते हैं। ये कहीं न कहीं हम सबकी भी भूल है कि हमने कोई भी ट्रांसजेंडर या कोई भी ऐसा मेल जेंस दिखने जैसा पर्सन अगर साड़ी पहना है, स्त्री के सेटअप में है, तो हमें लगता है ये ट्रांसजेंडर है, और उसके कोई भी एक्टिविटी से हम पूरे समुदाय को जज करते हैं कि नहीं, ये सब वैसे ही हैं। तो बाकी सब जो है, क्योंकि अब कुछ भी है समाज के, आप अच्छाई को बचाने का आपने एक बीड़ा उठाया है, तो उसको भी हाईलाइट करना, उस डिफरेंस को भी दिखाना या उनको भी सही रास्ते पे लाना, क्योंकि हम जानते हैं कुछ चीज़ें मजबूरी बस भी होती है। आज अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके साथ मजबूरी है, वो अगर कहीं जॉब मांगने जाए उसे जॉब नहीं मिलता है, कहीं कुछ काम मांगने जाए नहीं मिलता है, तो वो कुछ भी रास्ता चुनता है जो उसको सही लगता है, अज्ञानतावश हो या मजबूरीवश हो, कि चलो वो देह व्यापार में जाना चाहे तो उसमें जाता है। आज हम काफ़ी जगह पे देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा, मैं आज भी मुंबई जाता हूँ, आपने भी आप तो विशेष जानते होंगे कि हम जब ये वसई रोड से बैठते तो काफ़ी लोग लाइन से वहाँ पे खड़े रहते हैं, तैयार होके, ड्रेसअप होके। फिर काफ़ी ऐसे नवी मुंबई में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, तो मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग का काम रहता है, तो हम ये सब चीज़ देखते हैं, बहुत ओपनली ये चीज़ें हो रही है। ये कैसे होता है और इसको रोकथाम के लिए आपके क्या वो रहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा समझें और इसको हम किन्नर समुदाय को, ट्रांस समुदाय को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मैं अभी तक की बात की आपको, हुँ। मेरे अखाड़े को लेकर, जी। कल्चर को लेकर, जहाँ पर मैं हूँ। मगर मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हुँ। मैं सूरत में 3,500 से ज़्यादा किन्नरों के ऊपर काम करती हूँ। एलजीबीटीक्यूआईए की कम्युनिटी तो इससे भी बड़ी है। जी। सबसे पहली बात ये है कि मुझे लोगों के नज़र में ये है कि मतलब एक इंसान को देखा अगर आपने,
कोई एक पुरुष जो गलती करता है तो हम ऐसा नहीं बोलते सब ऐसे है, एक ने रेप किया तो हम सबको नहीं बोलते कि सब रेपिस्ट है। बिल्कुल। एक स्त्री जो गलत काम करती है या गलत काम मीन्स किसी को दुखी करने का, आहत करने का, किसी को चीट करने का, जी। तो हम सबको नहीं बोलते कि मतलब सभी दगाबाज है या सभी गलत है। जी। लेकिन एक किन्नर या किन्नर ना होकर कोई पुरुष भी अगर साड़ी पहन के कुछ भी करता है तो हम सारे समाज को वही बोलते हैं। उस दिन मैंने ये सोचा कि लोगों को एडवोकेसी की, अवेयरनेस की और ये समझने की जरूर है कि इंसान बुरा वो होता है तो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। वो स्त्री, पुरुष या किन्नर से अच्छा बुरा नहीं होता। मेरे भी समाज के कुछ दुर्गुण निकाले। देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप में झांकना है। मैं ऐसा बोलूं मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, मेरे साथ ही अन्याय हुआ, तो वो गलत है। मुझे लोगों के साथ जुड़ना है, उससे कोई मुझे यलगार नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी। जी। मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा, यही समाज में जीना है, यही समाज को समझाना पड़ेगा, यही समाज मेरा पेट पूरा करता है। तो मैंने हमारे भी समाज के जो दुर्गुण हैं, जो लोगों से गलत तरह से बिहेव करना है, जो भी है, वो बीसीसी बिहेवियर चेंज पर काम किया और स्थापना की नवोदय ट्रस्ट की। नवोदय ट्रस्ट 2015 से चल रहा था, 2020 के बाद मैंने उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया ये बनाव के बाद, जी। क्योंकि मैं सिर्फ नूरी कुंवर नहीं रहना चाहती थी। जी। मैं चाहती थी मेरे साथ और सब कुछ जुड़े, जिससे लोग समझ पाए कि किन्नर कैसे ऐसे भी हो सकते हैं किन्नर। बाद में मैंने सबसे पहला काम किया, जो हमारे समाज के लोग हैं जिनके पास कार्ड ही नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना वोटिंग कार्ड है, ना कुछ है, तो उनके लिए काम किया। उनके आइडेंटिटी कार्ड को लेकर काम किया। और दूसरे टीआई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो लक्ष्य ट्रस्ट है, नाको जो जिसको चला रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जी। जो हेल्थ पे भी काम करता है, और दूसरे भी सारे जो मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं। तो उनको किस तरह से मैं ये एलजीबीटीक्यू के लिए उनको काम में ले पाऊँ, वो मैंने सीखा। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन भगवान का इतना कृपा है कि गुजराती में कहावत है, भणिया पण गणिया नहीं। तो मैंने सोचा मैं पढ़ी तो कम हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में ठोस ज़्यादा बनूँ। अच्छे लोगों में रही, लोगों ने ही मुझे सलाह दी, "बहन तू ये कर, बहन तू ये चीज़ कर, बहन तू रजिस्ट्रेशन करवा ले एनजीओ।" उस वक़्त अमिता जी और आदिल भाई और रिंकू बा, जो मेरे दादी लगते हैं हमारे समाज के, उन्होंने मदद की। हम सब जुड़े और हमने नवोदय ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाकर हमारे समाज के लोग किस तरह से लोगों के साथ जुड़ पाए, किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंजिंग आए, किस तरह से वो हेल्थ में समझे, एजुकेशन में समझे, और किस तरह से वो अपने आप स्वनिर्भर खड़े हो, इस चीज पर काम करने के अलग अलग हमने स्टेप किए। साथ साथ में हमने महिलाओं और बच्चों के लिए भी काम करना जोड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा नहीं बनना कि सिर्फ मैं किन्नर हूं तो किन्नरों पे काम करूं। जी। यदि मुझे सबके प्रवाह में, सबकी धारा में जुड़ना है, तो मुझे पूरे समाज के लिए काम करना होगा और पूरे समाज के साथ जुड़ के काम करना होगा। तो हमने महिलाओं के लिए काम किया, उनको सीवण क्लास वो करके दी। जो विधवा महिलाएं, उनको किस तरह से हम खाना या किट पहुंचा पाए, वो किया। बच्चों तक हमने किताबें का वितरण किया, रात्रि क्लासेस चलाई है। मैं बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में हम बताते हैं। हम पुलिसों के साथ जुड़े, एफएफडब्ल्यूसी, फ्रेंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड वुमन, जिसमें हमने प्रताड़ित होने वाली महिलाओं में मदद की। जो बच्चे गुमशुदा है उसके लिए हमने मदद की, क्योंकि मेरा जो समाज है वो परिपक्व है और बहुत बड़ा फैला हुआ है। जी। यदि हमें राजाओं के सलाहकार के तौर पे लिया जाता था तो कुछ तो होगी ना बात। तो ये इनका मैंने, लोगों ने जो नेगेटिविटी देखी और कुछ लोगों ने हाथ में झंडा लेके सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई, किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर तो ऐसे होते हैं, ये होते, तो मैं बोली मुझे अकेले नहीं चलना, मुझे सबको लेकर चलना है। या तो ये नैया पार पड़ेगी या तो ये नैया डगमगाएगी, तो कोई ना कोई साथ देगा, लेकिन ये नैया डूबेगी नहीं। एक सूरत में एक मिसाल भी दिया गया था किन्नर समाज द्वारा, खासकर कोविड-19 के टाइम पे, जब एक महामारी से पूरा देश गुजर रहा था, तब आपकी संस्था ने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया जी। था। तो उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें, कैसे आप अपने जान को खतरे में डाल के बाहर निकलने का विचार आया? हमेशा से जीवन में चीज़ सीखी है कि जो हमने महसूस किया है हमारे इतने बड़े जीवन में, वो लोगों ने 4-5 महीने में महसूस करके एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मतलब कि बंद रहना, सबसे दूर रहना, और जो भी भौतिक सुख है उससे भी दूर रहना, मतलब लोग का जाना-आना सब कुछ बंद हो गया था। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आस-पास में भी गरीब प्रजा है। गरीब इन द सेंस मतलब जो नीडेबल पर्सन है। तो शुरू में तो हम मतलब हमारे आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में हमने जो हमारे पास राशि थी, क्योंकि हम हमारे माँ-बाप के घर से तो कुछ लाए नहीं हैं। दुनिया से कुछ ले नहीं जाने वाले, ना हमारे बच्चे हैं जो खाएँगे, ना हमारा संसार है जो खाएगा। ऐसा सोचा कि क्या पता, ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि वो जो माहौल था,
लोग जो कोविड के बारे में बात कर रहे थे, किसी को छू नहीं सकते, जी। किसी के साथ बैठ नहीं सकते, तो जो हमारे साथ होता था ना वही हमको महसूस हो रहा था कि दुनिया में अभी हो रहा है। तो जो अंदर से ये सारी चीज थी ना, वो एकदम से उसने किक मारा कि ना, आप शायद हो सकता है कि दुनिया खत्म भी हो जाए, कि शायद हम रहे कि ना भी रहे, तो हम कुछ करके जाए कि जिससे लोगों को मदद हो सके, हम साथ दे पाए। तो हमने उसके बाद शुरू किया कि जो हमारे पास अनाज जमा था, हमने सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट किया। लोगों से जो मदद आई वो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो किया। अच्छा, ऐसे भी लोग थे कि जो टीबी के पेशेंट थे, जो एचआईवी पॉजिटिव जी। स्त्री थी, बच्चे थी, ऐसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी जो लोग थे जो एचआईवी पॉजिटिव थे, जी। उनके तक एआरटी पहुँचाने का इसमें किस तरह से हम कर पाए। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको किस तरह से हम ऑक्सीजन पहुँचा पाए, जो मेडिसिन है वो पहुँचा पाए। तो हमने ये काम अपने हाथ में लिया कि अब रहेंगे या तो मरेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएँगे। और वो वक़्त ऐसा हो गया था, मतलब कि कहीं न कहीं आपने ने हर इंसान ने ऐसा सोच ही लिया था कि अब शायद 2021 देखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जी। थोड़ा-थोड़ा करते गए और धीरे-धीरे जब हम लोगों के पास जाते थे, तो बहुत सालों से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत किसी की नज़रों में देखी नहीं थी, जो उस समय हमने लोगों में देखी। देखिए, बोलते हैं ना, आप घर के अंदर शायद कोई नौकर हो, कोई मालिक हो, साथ में तो नहीं बैठेंगे। जी। लेकिन जब पूरे घर में आग लगी और एक ही टेबल है, तो दोनों साथ में टेबल पे खड़े हो जाएँगे। डेफिनेटली। तो जब भी ऐसी कोई आती है, ये जो पैंडेमिक टाइम था, इसने हमको लोगों से और जोड़ा। जब हम कैसे-कैसे करके चलते-चलते जाते थे, तो पुलिस थे जो रोड पे अपनी निभाते थे ड्यूटी, वो हमको सैल्यूट करते थे। तो अंदर से खुशी होती थी ना, लोगों का प्रोत्साहन मिलता था। जो बड़े-बड़े स्वयंसेवक थे, उन्होंने तारीफ की। पॉलिटिशियन थे जो बड़े-बड़े, उन्होंने हमारी सराहना की। लोगों के घर पे भी जाते थे, जब उन्होंने, किसी ने 3 दिन से नहीं खाया था, किसी ने 4 दिन से नहीं खाया था, वो मतलब रोते थे। हम उनसे गले नहीं मिल पा रहे थे, मगर आँखों से आँखों की जो करुणा थी, आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, मुआ, मुआ करते हैं, मगर ये सब कुछ मिलना और किसी की आँखों से आँखों का मिलना वो अलग होता है। तब लोगों की आँखों में हमने हमारे लिए प्रेम देखा, हमारे लिए आँसू देखे, हमारे लिए करुणा देखी, हमारे लिए आशीर्वाद देखे, और उसी ने हमको और ज़्यादा मोटिव किया कि हम कुछ और अच्छा कर पाएँ। और लोगों को भी देख रहे थे, आपने भी बहुत कुछ किया, ऐसे बहुत सब लोग थे, धर्मेश भाई गामी और बहुत सब थे, जिन्होंने ऐसे वक़्त में भी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए काम किया। तो मतलब बोलते हैं ना, दीप से दीप जलता है। हम तो लोगों को देखकर ही सीख रहे थे, कैसे और अच्छा करें। एक और प्रश्न आता है कि जैसे जब भी हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, आज काफ़ी सारे इस तरह के जेंडर सामने आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो कि पहले भी शायद हुआ करते थे, लेकिन घर की समस्या या घर का प्रेशर की वजह से वो अंदर रह जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़िंदगियाँ भी खराब होती थी कि कोई पुरुष के अंदर वो गुण नहीं है, पुरुषत्व नहीं है, फिर भी परिवार के प्रेशर में उसने शादी कर ली। उसके बाद उसका वो वैवाहिक जीवन ढंग से चल नहीं पाया। जी। ऐसी काफ़ी, चलो पहले ये सब चीज़ें हिडन रह जाती थी, लेकिन आज खुल के एक समाज बाहर आ रहा है और इसकी चर्चाएँ हर जगह हो रही है कि बहुत सारे कल्चर, नए-नए कल्चर आए हैं कि हाँ, एक कहते हैं गे कल्चर, लेस्बियन कल्चर, काफ़ी तो मैंने, मेरे सामने लोग कन्फेस करते हैं, कभी कॉल आता है क्योंकि हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो ऐसा भी इंसिडेंट आया कि 2 बच्चे का मतलब पिता है और उसका भी एक पुरुष के साथ संबंध है और उसको वो उस चीज़ को लेके वो काफ़ी सीरियस है। तो ऐसे बाइसेक्सुअल और काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहते हैं? इसके विषय में क्या जन जागृति होना चाहिए या इसको किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, LGBTQIA++ जैसे मैंने पहले भी बोला, तो L हुँ। लेस्बियन, G मीन्स गे जो आपने बताया, जी। LGB, B बायोसेक्सुअल, जी। T यानी ट्रांसजेंडर, Q के अंदर क्वीर आते हैं, जो मतलब अभी भी डिसाइडेबल नहीं है कि हम हमारे जात को क्या मान के चलेंगे। जी। और ये प्लस प्लस ही इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से मोबाइल के नए-नए वर्ज़न आ रहे हैं, जी। अब लोग जब अपने आप को समझ पा रहे हैं या अपने आप को एक चीज़ में ना बाँध कर कुछ और समझ रहे हैं अपने जेंडर को, तो ये बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ सही है कि हमने इस तरह से समाज को बनाया कि हमने लोगों को प्रेशर दिया और जो वो नहीं है वो बनने के लिए भी उसको हमने फ़र्ज पाड़ी। अभी जो इंटरसेक्स जो हम बोलते हैं, जो ज़्यादातर किन्नर हमारे होते हैं कि जो शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के जननांग लेकर पैदा होते हैं, उनका तो ये मैटर नहीं आता क्योंकि फिजिकली वो ऐसे है, तो उनका तो शादी ब्याह का नहीं आता। मेरा कहने का मतलब ये है, आज लोगों ने ऐसा सोच लिया है
हमारा बच्चा चोरी करता है, शादी कर। हमारा बच्चा गलत रास्ते है, शादी करा दो। हमारा बच्चा काम नहीं करता है, शादी करा दो। हमारा बच्चा कुछ अलग हरकतें कर रहा है, लेडीज जैसा चल रहा है, शादी करा दो, जो कि गलत है। और इसीलिए ये चीज हो रही है। देखिए पहले के जमाने में कैसी सिस्टम थी, 12-25 साल तक, 25 साल की उम्र तक वो ब्रह्मचार्य रहते थे और सिर्फ अपने अभ्यास में ध्यान देते थे। अभी ऐसा हो गया है कि मतलब छोटी छोटी उम्र के लोग फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से और किसी भी और तरह से शादी कर लेते हैं, या तो घर के लोग, ऐसा कोई बच्चा होता है तो प्रेशर देकर उसकी शादी करवा लेते हैं और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को ये हक नहीं है कि यदि आप अपने आप को गे मानते हैं, आप पुरुष है, आपको पुरुष में इंटरेस्ट है, या तो कुछ भी स्त्री हो और स्त्री में इंटरेस्ट है, तो आप किसी का जीवन खराब करो। मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ, हम खुद दुखी है तो लोगों को दुखी करके क्या फायदा है। और लोगों को भी ये समझाना चाहते हैं कि ये इलाज नहीं है शादी, कि मतलब लड़का ऐसा है तो शादी करा दो, लड़की लड़की को पसंद करती है तो शादी करा दो, काम नहीं करते तो शादी करा दो, बिगड़ा हुआ है तो शादी करा दो, क्योंकि यही चीज इंसान को परेशान करती है और इस झंझट में पालती है। मैं साफ ये तौर पे कहना चाहती हूँ कि यदि हम किसी को जीवन साथी के तौर पे लेते हैं तो हमारा चुनाव है वो कि सामने वाला इंसान कैसा होता है। आपको नहीं इंटरेस्ट है तो मत करो, ऐसी चीजों में मत पलो। कोई पुरुष है, शादी कर ली उसने, और अगर वो कोई और स्त्री के साथ है तो क्या हम उसको सही कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आपने एक स्त्री के साथ शादी की है तो दूसरी स्त्री के साथ आप कैसे कर सकते हो, रिलेशन में रह सकते हो, प्रेम कर सकते हो। तो कोई पुरुष है जिसने एक स्त्री के साथ शादी की है, फिर वो बोले कि मैं पुरुष से भी प्यार है, तो उसको मैं एक्सेप्टेबल नहीं मानूंगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। आप गे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास विक्टिम कार्ड है, आप किन्नर हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास विक्टिम कार्ड है। आपको ये समझना होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए है, जो संविधान सबके लिए है, वही आपके लिए है। या तो आप पहली वाली जो है उनको डाइवोर्स करके उनको उनके जीवन में अच्छा करो, उनको आप जो भी भरता है जो देना चाहिए उनके बच्चों के लिए, उनके लिए वो दो, फिर माफी मांगो उनसे, और फिर आप उनसे हट के अपना जो, अगर आपको अलग किसी से प्रेम है तो करो। मगर आप ऐसा बोलो कि मैं ये भी करूं और वो भी करूं क्योंकि मैं गे हूं, वो गलत है। किसी पुरुष को भी ये अधिकार नहीं है कि आप एक स्त्री से विवाह के बाद दूसरी स्त्रियों से संबंध रखिए, किसी स्त्री को भी ये अधिकार नहीं है कि आप विवाह के बाद एक पुरुष से ज्यादा के संबंध रखिए। इस तरह से किसी भी किन्नर या किसी भी गे या किसी को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये सारी चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि लोग अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही पॉपुलर है कि एक क्रिकेटर हैं, उनके पुत्र ने आर्यन ने डायरेक्ट जो है अनाया बन गई। जी। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि लोग अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं और वो लड़के से लड़की बन जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ कैसे डेवलप होता है? क्योंकि उसका तो संरचना भी लड़के जैसा है, उसकी परवरिश भी लड़के जैसा है, उसका स्ट्रेंथ भी लड़के जैसा है। लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर ये प्रभाव कहाँ से आने लगता है और वो कैसे फिर अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं मेडिकली? ज़्यादातर जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में के कहीं भी मेडिकल कॉलेज में जाती हूँ, कोई लेक्चर के तौर पे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न होते हैं। हम समझते हैं कि लिंग हमें जो शारीरिक संरचना के हिसाब से मिला वही हमारा लिंग है। लेकिन लिंग भी 2 होते हैं। एक जो आपको शारीरिक तौर पे मिला है और एक जो आपको मानसिक तौर पे आप अपने आप को समझते हो। यदि कोई पुरुष है, शारीरिक तौर पे वो पूरी तरह से पुरुष है, मगर उसकी आत्मा ही स्त्री की है, तो वो अपने आप को पुरुष मानता ही नहीं है, तो आप उसे क्या गिनोगे? या कोई स्त्री है जो शारीरिक तौर पे पूर्ण स्त्री है, मगर मानसिक तौर पे वो नहीं है, वो हम नहीं देख पाते हैं, उस चीज को हम नहीं मानते हैं। आज तो लोग भगवान पे भी सवाल उठाते हैं कि मतलब भगवान है कि नहीं, साबित करके दो। कैसे साबित करके देंगे? तो किसी के भी हम जो धारणाओं में बंधे हैं कि लिंग है तो पुरुष है, योनि है तो स्त्री है, और ऐसा ही हम मान के चलते हैं, इसमें से ही हमको बाहर आना है। इंसान को जो भगवान की तरफ से मिला वो, और वो अपने आप को जो मान के चलता है, वो दोनों चीज में फर्क हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई 9 साल का बच्चा बोल देगा कि मैं स्त्री हूँ तो हम मान के चल ले कि वो स्त्री है, कोई बोल देगा कि मैं पुरुष हूँ लड़की, तो हम मान लेंगे। लेकिन एक परिपक्व उम्र में आने के बाद, एक 20 साल 25 साल के बाद रेगुलर काउंसलिंग होती है। एसआरएस की ट्रीटमेंट में हार्मोन्स ट्रीटमेंट सबसे पहले होती है। सेक्सुअल जो रीट्रांसप्लांट होता है उसमें सबसे पहले होती है काउंसलिंग। डॉक्टर हम लेते हैं, मनोचिकित्सक, जो हमें ये बताते हैं कि आपके बाह्य अवयव ये है और आंतरिक तौर पे आप ये महसूस कर रहे हो, क्या ये सही है, या कोई ट्रॉमा की वजह से या किसी की कोई बात की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद
रेगुलर उनका 2 साल 3 साल का काउंसलिंग होता है, फिर उनके हार्मोन्स शुरू होते हैं। हार्मोन्स के बाद वो अपने आप को प्रॉपर फीमेल या फीमेल अपने आप को प्रॉपर मेल बनाने के लिए शस्त्र क्रिया का सहारा लेती है और वो ट्रांस मैन या ट्रांस फीमेल बनते हैं। मैं जो बोलती हूँ ना थर्ड जेंडर या किन्नर जो है वो इसीलिए अलग है, ना ही हम प्रॉपर तौर पे अपने आप को पुरुष बनाते हैं, ना मानते हैं, ना ही पूर्ण तौर पे स्त्री बनते हैं। तो इसीलिए हम ये 2 तबक्के से अलग है और ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि माँ-बाप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा कैसा भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। हम इंसान के तौर पे किसी किन्नर को देखते ही नहीं है। हम अजीब ही समझते हैं। मगर वो भी तो श्वास ले रहा है, वो भी तो अपने माँ-बाप के पेट से पैदा हुआ। अगर वो गलत रास्ते गया तो क्यों गया? तरुण भाई, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है ऐसे किन्नरों की रील्स से और यूट्यूब पर भी है, सब है। जहाँ पर लोग सिर्फ़ उसे मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसे छेड़ रहे हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं। जहाँ पर उसने अजीब से कपड़े पहने हैं, बॉडी एक्सपोज़ की है, जहाँ पर मतलब कॉमेडी तौर पे बता रहे हैं, किन्नरों की मज़ाक कर रहे हैं, प्रैंक विथ ट्रांसजेंडर, प्रैंक विथ किन्नर, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और किन्नरों को कुछ पता नहीं है, वो कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आजकल नंगे खुले होने से व्यूज़ बढ़ते हैं। वो देख रहे हैं ओपन होने से व्यूज़ बढ़ते हैं। वो देख रहे हैं ये करने से व्यूज़ बढ़ते हैं। तो वो वही रास्ते जा रहे हैं। मगर मैं ये बताना चाहती थी कि ऐसा नहीं है। यदि आप अपने आप को जो हो इस तरह से बताओगे, तो भी लोग आपको इतना ही पसंद करेंगे। अपनी मर्ज़ी है आपको जो पहनना है वो, मगर भारतीय पोशाक में साड़ी में भी आप इतने ही अच्छे दिख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है एकदम पूरी तरह अंग प्रदर्शन करने की, मगर आपकी अच्छी बातों से भी आप व्यूज़ ले सकते हो। आपके जैसे भी लोग हैं, जो वॉरियर है, कि जो किन्नरों के प्रैंक नहीं करते मगर किन्नरों के जीवन में झाँकते हैं और असली किन्नर क्या होता है और उनके जीवन में क्या तकलीफ़ है, वहाँ तक ले जाते। मैं ये बोल के बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बाद लोगों में चेंज आया है। ऐसे किन्नर थे कि जो मतलब इस तरह से वीडियो बनाते थे, वो अच्छी वीडियो बना रहे हैं। वो भी लोगों में खाना बाँट रहे हैं। वो भी अच्छे कामों में जुड़ रहे हैं। मुझे देख के लोग एनजीओ खोल रहे हैं, अच्छे समाज में जुड़ रहे हैं। किसी न किसी बच्चियों के शादी कराने में मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा सोचती थी पहले से, अगर मैं अलग हूँ तो ठीक है मैं अलग हूँ, मगर अलग होना भी तो एक चीज़ होती है, अलग होना भी तो एक खूबी होती है। बिल्कुल। तो मैं क्यों ना उस पे काम करूँ? ये समाज ही है जो हमें इस तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात कही आपने, जैसे आपने सोशल मीडिया का ज़िक्र किया। आज हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सही में किन्नर है या कौन किन्नर बनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो सात्विक किन्नर हैं, जो हमने भी हमेशा से देखा है, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तब किन्नरों के प्रति इतनी ज़्यादा नकारात्मकता नहीं थी समाज में। वो आते थे और हमें एक ओकेज़न पे ही दिखते थे और उसके बाद वो अपनी दुनिया में अपने तरीके से रहते थे। लेकिन अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस टॉपिक पे बात नहीं होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमें ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। काफ़ी लोग इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ का यूज़ भी हम आए दिन देखते हैं कि हाँ, मैं काफ़ी ऐसे कभी-कभी स्क्रॉलिंग में ऐसे फ़ीड में आ जाती हैं चीज़ें कि हाँ, कोई लड़का है और वो लड़के जैसा बना हुआ है और वो उस तरह से शो कर रहा है और फिर काफ़ी वल्गैरिटी भी होती है जो वो चीज़ दिखाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे। और फिर जो लोग के पास जाता है, अगर व्यूज़ ज़्यादा आ गए, रीच पहुँच गया, तो लोगों की वैसे ही धारणा बन जाती है कि जी। चलो ये ऐसे हैं, बच्चों को इनसे दूर रखो, अपने बच्चों को इनके पास नहीं जाने देना है। तो जो अच्छे भी किन्नर हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं, जो एजुकेटेड है, जिनके पास कुछ टैलेंट है, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में बता सकते हैं, तो हम उनको अपने बच्चों से दूर रखते हैं कि नहीं, उनसे मत जाओ, उनसे दूर रहो। और बच्चे के मन में भी मैंने काफ़ी, आपने तो ज़्यादा नोटिस किया होगा कि वो कभी भय की दृष्टि से भी देखते हैं कि ये मतलब कैसे है, अजीब-सा है, इतने बड़े हैं, डरते हैं, पास आने से डरते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके क्या बदलाव आप देखना चाहते हो? स्कूल में मुझे बुलाया गया था एज़ अ स्पीकर। जी, माना जाना स्कूल है और बहुत ही अपने आप में सूरत के जो टॉप 5 है उसमें से हैं। जी, अभी बीच में मैं सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज़ में भी गई थी और वहाँ पर भी मतलब सबसे मेरा मिलना हुआ। जब मैं अंदर गई, लोगों के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स थी मैं। अजीब तरह से बच्चे देख रहे थे, क्या है, क्या नहीं है, सोच रहे थे। मगर जब मेरे साथ वो कुछ पल बैठे, जब मुझसे बातें हुई और मैंने अपने आप के बारे में बताया, क्या जेंडर है, किस तरह से क्या चीज़ होती है, सब कुछ उनके सवालों के उनकी दिमाग में बेहद है। लोगों को जानना है सच में कि किन्नर क्या है। आज के पढ़े-लिखे लोगों को तो ज़्यादा जानना है, जी, मगर उनके तक जो सही है वो पहुँचाना, वो बड़ी बात होती है। और वो सब कोई नहीं करते, क्योंकि
बोलते हैं ना कि खिचड़ी में कम स्वाद होता है जब तक तड़का ना लगे, लोगों को जी। कुछ अजीब चाहिए जिससे ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सके या कुछ भी। तो जी। तो कहने का मतलब है, मैं जब वहाँ पर गई और मेरा जो सेशन है 2 घंटे का वो ख़त्म हुआ, बाद में उनका मेरे लिए जो भी उनकी सोच थी, उनकी जो वो बदल गए। वो मुझे गले लगाने लगे, मैम आप कितने प्यारे हो, मैम आप ऐसे हो, मैम मेरे घर आइएगा, मैम हम आपकी कम्युनिटी की किस तरह से मदद कर पाए, क्या कर सकते हैं हम आपकी कम्युनिटी के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एजुकेशन लेवल पर लोगों में ये समझ पहुँचाई जाए कि ये कोई एलियन नहीं है, ये कोई भूत नहीं है, ये भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं। हम वहाँ के लोग हैं, मतलब ये भारत इतना ये चीज़ में क्यों पीछे है, जब हम खजुराहो में देख रहे हैं, जब हम दूसरे सारे धार्मिक जगहों पे देख रहे हैं जहाँ पर शारीरिक बनावट को लेकर और वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत विस्तृतता से बताया गया है ना? चैन्हिक तौर पे। तो वहाँ पर हमारे स्कूल में जब भी पाठ आता है कि शारीरिक अंग-उपांग, हमारा तो छोड़ ही दो अभी तो, जी। लेकिन जो नॉर्मल जेंडर है स्त्री-पुरुष के बारे में तो वो भी सर टीचर स्किप कर जाते हैं। वहाँ पर हमारे जैसों के बारे में कहाँ बात होगी? और जो बात करने वाले होते हैं वो सर टीचर जो होते हैं वो खुद ही स्त्री या पुरुष की कैटेगरी में से अपने आप को मानते हैं। हमारे तो होते नहीं है किन्नर। एक किन्नर क्या है और किन्नर क्या कर सकता है या तो कैसे होता है उसका जीवन क्या, वो एक किन्नर ही बता सकता है। आप अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे किसी चैप्टर के लिए, किसी चीज़ के लिए किन्नरों को हायर करो। एजुकेशन लेवल पर ये चीज़ लाओ कि इनको रिस्पेक्ट की ज़रूर है। बचपन में अगर जब मुझे सर टीचर ने साथ दिया होता, मेरे जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की होती, तो शायद मेरा भी जो अरमान था वो पूरा होता। मैं भी ज़्यादा आगे पढ़ सकती थी, आगे बढ़ सकती थी। तो सबसे पहले एजुकेशन लेवल पर ये लाइए। हम आज बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उनके लिए हम अलग-अलग सुविधा करते हैं, अलग-अलग सरकारी योजनाएँ बनती हैं। किन्नरों के लिए भी योजनाएँ बनाओ, उनको अनामत सीट दो। कंपल्सरी इतने परसेंट किन्नर होने ही चाहिए, कंपल्सरी इतने परसेंट एलजीबीटीक्यू के बच्चे होने ही चाहिए। क्यों नहीं है? यदि हमें किसी को आगे लाना है, तो हमें उसके रूट्स में काम करना होगा और ये समझना होगा कि किन्नर क्या है। आप मानेंगे नहीं, मेडिकल लाइन में भी कितनी उनके दिमाग में क्वेरी है। मतलब एक ऐसा बच्चा कि जो जिसमें गर्भाशय भी था अल्प विकसित, जिसके योनि पार्ट्स भी था, जिसमें थोड़ा-सा लिंग भी था। ऐसे प्रताड़ित बच्चे को हम लेकर गए डॉक्टर के पास, वो बोले ये क्या चीज़ है मुझे ही नहीं पता, ये मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, ये क्या बनावट है। तो लोगों को एडवोकेसी करने के लिए हमारा काम है। उन्हें समझाना, उन्हें बताना कि हकीकत में क्या चीज़ होती है। तो एक तो प्रशासन का ये काम है कि हमारे एजुकेशन में ये चीज़ को लाया जाए, सरकारी योजनाओं में हमें बढ़ाया जाए। देखिए, आज गुजरात इतना वेल डेवलप्ड है, इतना आगे है और आदिशक्ति माँ बहुचर जी। टेम्पल हमारे गुजरात में है। मगर हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है जो गुजरात का, वो सबसे पीछे है। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। यूपी सरकार ने किन्नरों के बोर्ड में अनुमति दी, उनका पूरा एक पैनल बनाई, जी। उनके मुद्दों पे काम किया, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया, जो बहुत ही विस्तृत बात है। अभी मैं वो बोलने बैठूँगी तो मतलब कितना भी होगा। जी। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि आपके पास ऐसे लोग भी हैं कि जिनको आप आगे ला पाओ। जैसे हम लोग काफ़ी मूवीज़ देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पे ट्रांसजेंडरों का ज़िक्र आता है। काफ़ी मूवीज़ में हमने ट्रांसजेंडर के रोल देखे हैं, कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव, या कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडरों को इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर का एक्ट करते हैं। कोई मेल होता है खासकर जो ट्रांसजेंडर बना होता है और उसे वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो आपको लगता है कि वहाँ पे उसकी जगह पे ओरिजिनल ट्रांसजेंडर को ये अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए कि वो उस जगह पे आके और अपने, क्योंकि वो उस चीज़ को बेटर जानता है और बेटर एक्ट कर सकता है, तो मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, आजकल लोग का जो ट्रेंड है वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में और जानना और उनको पहचानने का है। जी। और इसी का फ़ायदा मतलब उठाते हैं कि जो ट्रेंड में है हुँ। और जो सेंसिटिव इश्यू है हम उस पे किक करें और हम हमारे हिसाब से व्यूज़ और पैसा पाएँ। जी। जो भी है मतलब कि किन्नरों के बारे में अच्छी तरह से बताने वाली फ़िल्म की ये अच्छी बात है, पॉज़िटिव जो मैसेज चाहिए समाज को देना वो तो पहुँचाती है। जी। मगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मेन रोल पे आप ना ले पाओ क्योंकि एक अभिनय बहुत ही अघरा विषय है और जटिल एक चीज़ होती है जो सब कोई ठीक से नहीं कर पाते। जी। मगर आप सेकंड जो भी मेन रोल हो, फर्स्ट मेन ना दो, आप चाहिए उसको दे दो। सेकंड मेन रोल में आप किसी किन्नर को रखो। एक जो फ़िल्म आई लक्ष्मी, जी। लक्ष्मी बॉम्ब,
और ये सारे तो मतलब एक चेक मिला अक्षय जी को, और उनके मतलब जो राशि है उसमें थोड़ा कुछ बढ़ गया, जी। मगर उससे भी आधा पैसा अगर किसी किन्नर के रोल करने पे उसको मिलता तो उसकी तो मतलब जिंदगी संवर जाती। जी। तो कहने का मतलब है एक जगह पे हम उनके सेंसिटिव इश्यू को बता रहे हैं, हम उनके लिए सोच रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, मगर उनको कितना शामिल कर रहे हैं तो बहुत कम। 1-2 सीन के लिए ऐसा है कि ये कम्युनिटी के 10-15 बंदों को बिठा दिया और उनका फ्रंट शॉट ले लिया, बस हो गया। ये समाज को आगे लाना है, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से अपने काम में सम्मिलित कर पाएँ। कौन-सी ऐसी अपॉर्च्युनिटियाँ हैं जो उनके लिए खोल पाएँ। और आप जब पूरे का पूरा एक फ़िल्म बनाते हो जिसमें कोई किन्नर का रोल है या तो किसी किन्नर के ऊपर कहानी है, जी। तो फिर आपको ये आपकी नैतिक फ़र्ज़ बन जाती है कि आप उसे शामिल करो, जी। कुछ परसेंटेज में। मैं प्रोफ़ेशनली ऐसा नहीं बोल सकती कि मतलब हाँ, हमको लेना ही चाहिए जी। और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लीड रोल आप अपने किसी भी जिसको चाहिए उनको दो। लेकिन सेकंड लीड में या और उनके आजू-बाजू में जो दूसरे लोग रोल करते हैं, वो तो कोई भी किन्नर कर पाता है। बिल्कुल। और उसकी जीवन संभल पाता, संवर जाता। ऐसे बहुत सारे अच्छे भी हैं, जैसे सोनू निगम जी ने सिक्स पैक बैंड का वो किया था जिसमें सारे किन्नर ही थे, और वो किन्नरों को बड़ी मदद भी मिली उसमें से। तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ से मैं हतावा होती हूँ कि शायद मीडिया हैं या ऐसे कोई लोग हैं तो वो अपने उस समय के लिए और वो एक चैप्टर के लिए किन्नरों को लेते हैं, मगर उसके बाद फिर उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। अब आती है ट्रांसजेंडरों को लेके लीगल राइट्स की बात। तो लीगल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अभी फ़िलहाल में मिले हुए हैं, लेकिन कुछ राइट्स हैं जो अभी मिलने चाहिए। जी। क्योंकि आप इस एक जीवन को जी रहे हो, आप काफ़ी ट्रांसजेंडरों के प्रॉब्लम को सुन रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो लॉज़ हैं, उसमें क्या सुधार होना चाहिए ट्रांसजेंडर को लेके? मैं भारतीय संविधान पर बहुत ही भरोसा एतबार रखती हूँ और मुझे गर्व है कि हम भारतीय संविधानों से जुड़े हैं जो सबको बहुत ही विविधता देता है और रिस्पेक्ट देता है। तो अलग से तो कुछ नहीं, मगर जो है, जो संविधान बने हुए हैं वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए, हमें इक्वालिटी का जो भारतीय संविधान ही अधिकार देता है, हमें अधिकार है पढ़ने का, रहने का, है ना? हमें अधिकार है जो हमारे आरोग्य को लेकर के कोई तकलीफ है तो उसकी सुविधाएं लेने का। मगर जब कोई कायदे का बनना और उसका अमल होना, वो दोनों जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हमारे गुजरात की अगर बात करूँ तो दारू बंदी है, जी। वो कायदा है, मगर वो कितना अमल में है वो तो हम सभी जानते हैं। जी। तो कोई कायदे का बनना और उसके अमल में आने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। 2014 में नालसा जजमेंट पास हुआ, जी। जो किन्नरों को और डिटेलिंग में उनके जो राइट्स है, इक्वल लीव, इक्वल थिंग, इक्वल एजुकेशन का उस पे चर्चा हुई और वो भी आया। मगर आज जो हम अगर किसी एडवोकेट को जाकर पूछेंगे या कोई जो पुलिस स्टेशन में इस चीज़ पर बात करते तो उन्हें ये सब पता ही नहीं है। जी। उन्हें पता ही नहीं है नालसा जजमेंट क्या है। तो कायदा बनना और अमल में आना। तो मेरा तो ये मानना है कि बन तो गए हैं कायदे, मगर वो अमल में आए। हमें लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। हमें भी एजुकेशन लेवल पर लोगों को जितना मिलना चाहिए हक। जी। बॉम्बे में ऐसी हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर अलग वार्ड बने हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए। क्योंकि जनरल जो डॉक्टर होते हैं वो कभी-कभी ये समाज को घृणा की नज़र से देखते हैं, उनको ट्रीट नहीं करते हैं, तो अलग से बने हैं। हम अपने ही भारत में से अलग-अलग स्टेट में से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। जी। जो हमारे गुजरात को डेवलप कर पाए, जो किन्नर समाज को और सर्वांगी विकास में मदद कर पाए। एजुकेशन लेवल पर तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि अलग से हमारे लिए कोई यूनिवर्सिटी बना दो। मैं चाहती हूँ जिस तरह से दूध में चीनी घुलती है, आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर दूसरे बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमारे लोगों के लिए अनामत सीट रख दीजिए। उन्हें एजुकेशन मिले, जी। वो जितना अपनी ज़िंदगी में आगे चाहे बढ़ पाए। कोई ऐसे कोर्स रख दीजिए। देखिए तरुण भाई, आज मैं अगर चाहूँ भी कि मैं कोई अच्छी जगह पर जॉब करूँ, नौकरी करूँ, तो बात आ जाती है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। आप ऐसे कोई कोर्स बना सकते हैं जो डिप्लोमा टाइप का, कि जो 10वीं या 12वीं पढ़ा लिखा होना जितना आपको, वो कोर्स डिप्लोमा के सर्टिफिकेट से आप प्रमाणित होते हैं। तो आप अपने जीवन में आगे कोर्स कर सकते हैं। मुझे एमएसडब्ल्यू करना था, मगर मैं उसके लिए 12th पास भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी? जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही है, और हमें अगर निकलना है तो वही चीज़ों को हमें तोड़ना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो, कि जिसका मुझे दुःख होता है,
रहने का अधिकार समान तौर पे। जी। आज पता ही है, ऐसे तो बहुत सारे किस्से आए होंगे कि किन्नर लोग कोई अच्छी सोसाइटी में, कोई अच्छी जगह पर अगर रहना चाहें, तो उन्हें मकान नहीं देते हैं, लोग उनसे घृणा करते हैं, अपनी दूरी बनाए रखते हैं। मैं लोगों के पास जाकर क्यों माँगूँ? सरकार ने आवास योजना बनाई है, मगर सरकार की आवास योजना में भी मेरे लिए कुछ नहीं है। लोग ऐसा पूछते हैं कि मतलब आपकी बाहेधरी कौन लेगा? आप पैसे नहीं भरोगे तो कौन बोलेगा? क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग बेचारे बधाई वृत्ति करते हैं, कितनों के पास तो आवक के दाखिले नहीं है। मैं कहती हूँ, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी बाहेधरी है, वो कोई और क्यों ले, मैं खुद ही लेती हूँ। मुझे भी लोगों के जैसा फॉर्म भरने की अनुमति दीजिए। अगर मेरा अकाउंट है, अगर मैंने अच्छे से जो शुरू के डिपॉजिट के पैसे हैं अगर वो भरे हैं, तो लोगों के जैसा मुझे भी घर दीजिए। यदि मैं उसकी किस्त ना भर पाऊँ, यदि मैं अपने जो आपका तय किया हुआ है वो प्रमाण पे ना उतरूँ, तो जिस तरह से नॉर्मल पॉपुलेशन का क्या करते हैं, सील कर देते हैं। आप मेरा भी घर सील कर दीजिए, मगर इक्वालिटी तो दीजिए। बिल्कुल, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत तो कीजिए। मुझे ये चीज़ पे बहुत दुःख हो रहा है कि आज भी, चलिए मैं अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ, मैं अच्छी जगह पर रह रही हूँ, जहाँ पर एक ज़माने में झुपड़ा था, आज वहाँ पर मैंने आरसीसी का घर बना लिया है। मगर मेरे किन्नर बच्चे और मेरे समाज के लोग ऐसे भी हैं जो टोल पे जाते टैक्स माँगते हैं, जो ट्रेनों में जाते हैं, जो भीख माँगते हैं। वो मतलब ऐसी गलियों में रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जो मतलब स्लम एरिया है, जहाँ पर पास में से बहता पानी है गटर का, जहाँ पर सर पे छत है जो टपकती है, जहाँ पर खाने के लिए तकलीफ़ें हैं। तो सुख-सुविधा अगर हम सबको दे रहे हैं, अगर हम पंचवर्षीय योजना में ये विज़ुअलाइज़ करते हैं कि 5 साल के बाद झोपड़पट्टी नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इतने बड़े-बड़े हमारे जो सपने हैं उसमें हमारा स्थान कहाँ पर? बिल्कुल। कितनी ज़्यादा ऐसे हमने देखे हैं कि आवास के घर है जो खंडर हो गए, जिन पे लोगों ने केस किए और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बताकर सरकार का इतना पैसा लगा हुआ था और वो घर खंडर हो गए। सूरत में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। जी। तो क्या ऐसी 2 बिल्डिंग आप किन्नरों के लिए नहीं दे सकते? वहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी और तारीफ़ करना चाहूँगी गोरखपुर की योगी सरकार जी की, जहाँ पर 1500 घर किन्नर लोग सँभाल के चल रहे हैं। सफाई टैक्स किन्नर लोग जमा करके सरकार तक पहुँचा रहे हैं और एज़ अ ऑनेरियम सरकार उनको 3 और 7% वापस रिटर्न दे रही है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जानती है कि इनसे काम कैसे लेना। बिल्कुल, हम इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं ले और सकते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि ये तो एक ऐसा समुदाय, अगर हम प्रैक्टिकली और काम के हिसाब से भी सोचें, तो एक मेल डाइवर्ट हो सकता है, एक फीमेल डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन इनके पास तो डाइवर्ट होने का कोई रीज़न ही नहीं है। ये तो नहीं है। बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं और लाइफ़ टाइम डेडिकेटेड है। इनकी कोई फैमिली आगे नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई मोह-माया नहीं है। तो ये जो भी चीज़ में जाएँगे, जो भी सेक्टर में जाएँगे, इवन पुलिस में जाएँ या किसी बिज़नेस में या किसी बड़े अधिकारी की भी पोस्ट पे जाएँ, तो इनका जजमेंट एक निष्पक्ष होगा। बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए और ये प्रैक्टिकली तौर पे भी देश के लिए अच्छा है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ूँगी तरुण भाई, ख़ास है ये चीज़। जी। देखिए, समाज के जब अच्छे लोग, समाज के जो उच्च लोग अगर इन समाज को, इस समुदाय को या किसी को भी घृणा की नज़र से देखते हैं, जी। तो फिर ये कहाँ जाता है? जो उनको प्यार की नज़र से देखते हैं। हम बोलते हैं ना, रोडों पे भीख माँगने वाले किन्नर मिल रहे हैं, देह व्यापार करने वाले मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। वहाँ पर उनको ऐसे देखकर कोई मुँह नहीं चढ़ाता है, वहाँ पर तो और उनका स्वागत किया जाता है कि ये देह व्यापार करेंगे, हमको कमा के देंगे। तो कहने का मतलब है, समाज के जो भी बहिष्कृत समाज होता है, इस जो सो कॉल्ड समाज में से जो भी बहिष्कृत समाज होता है, या तो हमारे किन्नर है, वो गलत जगह पर क्यों बढ़ रहे हैं? ये शक्ति है जो सही जगह पे हम नहीं यूज़ कर रहे, इसीलिए वो गलत जगह पे जा रही है। आप माँ शक्ति को नहीं पूजोगे तो फिर माँ काली आएगी, और उसको पूजने वाले की तादाद ज़्यादा है तो माँ काली स्वयंभू रहेगी। कहने का मतलब ये है, हमें कौन प्यार दे रहा है? जो गलत है, जो ड्रग्स ले रहा है उसके लिए तो हम एक ही है, हमारे से कोई भेदभाव नहीं करेगा वो। जो देह व्यापार कर रहा है वो तो हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान, हम जब बोलते हैं ना कि ये गलत रास्ते जा रहा है, ये गलत जगह पे जा रहा है, क्यों? बुद्ध भगवान की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान में 100 दुर्गुण नहीं, एक गुण जो है उसे पहचानो और उसे पुकारो, तो उसके अंदर का सब कुछ अच्छा निकलेगा। अंगुलीमाल लोगों की उँगली काटता था, माला बना के पहनता था। जी। भगवान ने उसमें अच्छाई जो देखी, जो अच्छा देखा वो पुकारा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हमारे कम्युनिटी के लोगों का भी बहुत ये है कि वो लोगों से दूर रहते हैं, अजीब बिहेव रखते हैं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किस समाज में बुराई नहीं है। खाली किन्नर समाज को ही हमें एकदम
दूध का धुला बनाना है, हर समाज में बुराई है, मगर हम बुराई को भी अपनाते हैं। यदि हम किसी इंसान को अपने जीवन में लाते हैं, साथी के तौर पे, दोस्त के तौर पे, किसी भी तरह से, तो हम उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हम अच्छाई भी अपनाते हैं, बुराई भी अपनाते हैं। आज के दौर में एक सबसे बड़ा इशू है, एक चैलेंज है जो हर किसी को फेस करना पड़ रहा है, मेंटल प्रेशर। मेंटली हम देख रहे हैं अभी एक नई-नई तरह की बीमारियाँ आ गई हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो आपके समाज में इसका कैसा है? क्योंकि ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा कहते हैं आपके जो समुदाय के लोग हैं, तो कभी ऐसा लोनलीनेस, अकेलापन, घुटन कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ़ क्या है? कभी हम डीप थिंकिंग में जाते हैं। तो ऐसे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको आप कैसे ट्रीट करते हो? देखिए, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है जो आपने छेड़ा है। ज़्यादातर लोग जो भी शारीरिक सीन्स होते हैं, मतलब के बीमारियों पे तो बात करते हैं, मतलब मानसिक तौर पे लोग बात नहीं करते जल्दी से। आजकल एक रिसर्च के हिसाब से भारत में 10 में से 8 मानसिक तौर पे पीड़ित है। हम उसे मतलब इस तरह से नहीं बोलेंगे कि मतलब मेंटल है या पागल है, मगर मानसिक तौर पे कुछ न कुछ उनको क्षतियाँ हैं। डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि हम जितने भी डिजिटल हो रहे हैं, हुँ। बोलते हैं ना कि मतलब जो पानी पसार होने की नाला छोटा है, हुँ। मगर अब बढ़ गया है। हमारे पास आजू-बाजू में इतना सब हो गया है देखने, जानने के लिए, जो सब कुछ हम उतार नहीं सकते। तो जी। मेंटली डिस्टर्ब इंसान होता है। हमारी कम्युनिटी में भी ये नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से ही उनको घृणा की नज़र से देखा गया था। तू गलत है की भावना बचपन से उनके अंदर उतारी गई थी, और यही जो क्रोध, रोष और जो उग्र स्वरूप हम देखते हैं, वो लोगों को दिखता है। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि नवोदय बीसीसी बिहेवियर चेंज का काम करता है, जी। साथ-साथ में हम ऐसे सारे कोई मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले जो प्रोजेक्ट है, वो भी ला रहे हैं हुँ। नवोदय थ्रू, जो साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दोनों पूरे पाड़े, क्योंकि देखिए कुछ-कुछ क्षमता सब में होती है, लेकिन एक के ऊपर जाना जी। और काम करना एकदम प्रोफेशनली, इसके लिए हमें भी वेव में उस विभाग में जो बड़े माहिर हैं उनका साथ लेने की ज़रूर जी। है। तो हम ऐसे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के कॉन्टैक्ट में हैं, और उनके द्वारा हमारी कम्युनिटी के जो बच्चों को मानसिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, वो दुखी हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, और ऐसे भी रेगुलर भी हम उनकी केस स्टडी लेते हैं, जी। जिससे हमें पता चले कि बाहिर तौर पे भले वो कितने भी हँसमुख दिखे, अच्छे दिखे, मगर अंदर उनको क्या तकलीफ है, अंदर से वो कितने इंजर्ड है, कितने दुखी है, और हम उसको किस तरह से दूर कर पाए। तो पहले तो मनोवैज्ञानिक उनका काम करता है, काउंसलिंग करता है। इसमें एक बहुत ही महत्व की भूमिका, जैसे आपने भाई बताया, मेरी भी रहती है, और ऐसे जो भी कम्युनिटी के मेन इंसान हैं उनकी रहती है, जी। जो हम स्टेक होल्डर है, कॉज ऑफ हम उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम उनको समझ के जितना हल कर पाए वो करते हैं, और एक हद से ज़्यादा जब होता है तो हम मनोवैज्ञानिक के पास भेजते हैं। जब उनको लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो फिर उनको वो मनोचिकित्सक मेडिसिन भी देते हैं। एक और बात ये, जब से मतलब इंस्टाग्राम पे यहाँ-वहाँ पर हम आए, जी। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुई मैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मैसेज आते हैं, जी। और ऐसे बहुत से बच्चे जो मेरे घर तक आ गए कि मतलब मैं किन्नर हूँ, मैं अपने आप को किन्नर मानती हूँ, जी। मेरे माँ-बाप मुझे नहीं एक्सेप्ट करते। रात को 2 बजे भी हमारे घर पे ऐसे किन्नर बच्चे आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, नूरी मासी का घर है। हुँ। हाँ जी, मैं भी किन्नर बनना चाहती हूँ, मैं भी किन्नर हूँ। तो मैं उसे बिठाकर ये बताती हूँ, बेटा किन्नर बना नहीं जाता है, किन्नर या तो होता है, या तो इंसान किन्नर नहीं होता। दूसरी बात, वो कितने साल का है, क्या है, हमें देखना पड़ता है। अगर वो छोटा है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 15 साल, तो फिर उसके माँ-बाप उसके गार्डियन हैं, और हम एक हद से ज़्यादा उनका वो नहीं कर सकते, जी। अपने हाथ में कमांड नहीं ले सकते। तब उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स आकर रोते हैं, नई-नई बातें बताते हैं, हमारा बच्चा तो पहले ऐसा नहीं था, अब हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, कोई भूत-प्रेत लग गया क्या? किसी ने कुछ कर दिया क्या? फिर उनको समझाया जाता है कि मेरे थ्रू, मेरे जो हमारे साथ जुड़े हुए दूसरे मनोचिकित्सक हैं उनके थ्रू, कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये कोई मतलब बुरा साया नहीं है, जो आपके बच्चे को लगा। आपका बच्चा नॉर्मल है, मगर अब वो बड़ा हो रहा है और अपनी आइडेंटिटी को वो ढूँढ रहा है। 18 साल, 20 साल के अंदर के बच्चों को अभी भी हम एक्सप्लोर पीरियड में लेते हैं, जो अपने आप को और खोज रहे हैं। शायद और बड़े होने के बाद उनको ऐसा लगे कि नहीं, हम नहीं है। कभी-कभी बच्चे प्रताड़ित होने के बाद और लोग उनके दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि तू किन्नर है, तू ऐसा है, जी। तू, जबकि वो नहीं होते। तो हम तब तक उसको ये मौका देते हैं कि तू अपने आप को ढूँढ, और बाद में अगर वो है ही,
तो वो इस समाज से जुड़ता है, या ट्रांस होता है जो मैंने आपको बताया, जो प्रॉपर मेल या प्रॉपर फीमेल की प्रोसेस में आना, जिसमें काउंसलिंग और एसआरएस और सब ट्रीटमेंट होती है। तो इस तरह से होता है सब। तो लोग आते हैं, बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसा मन होता है कि मैं लड़कियों के जैसे तैयार हूँ, या सिर्फ लड़की जैसा तैयार होना है मुझे। मतलब मैं मतलब कोई लड़के से अट्रैक्ट नहीं होता, या मुझे ऐसा कुछ नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लगता है कि मैं लड़की जैसे अपने आप को तैयार करूँ। तब भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपनी काउंसलिंग करो, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। लोग बात नहीं करते उस पे, लेकिन आज जब हम देखते हैं, कभी-कभार ऐसा हो जाता है, मतलब मैं एक भाई के वहाँ गई, वो मुझ पे चिल्लाए, भड़के, मैं शांत थी। फिर बाद में 5-10 मिनट के बाद फिर से मुझे कॉल करके उन्होंने बुलाया, सॉरी थोड़ा टेंशन में था, ये था, वो था। तो मैं उनको भी सलाह दी कि आप भी अपना इस तरह से, तो "अरे! मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, क्या बोलती है दीदी तू भी, तुझे इतना गुस्सा कर दिया तो तूने मुझे पागल बना दिया।" नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस भी होती है। शारीरिक तौर पे अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, इस तरह से मानसिक तौर पे एंग्जायटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर हो सकता है, जिसके लिए आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, एडमिट नहीं होना पड़ेगा किसी असाइलम में, आप नॉर्मल काउंसलिंग से भी उसे बाहर आ सकते हैं। जैसे आपके अखाड़े में काफ़ी लोग आते हैं, तो सबसे कम उम्र में कोई ऐसा आया हो, कोई ऐसा वाक़या कि मतलब आपने कहा कि बच जब बड़े हों तो ही उन्हें समझा जा सकता है। लेकिन जैसे एक फ़िज़िकल ट्रांसजेंडर होते हैं और आपने कहा कि माँ-बाप को बचपन में पता चल जाता है। तो कुछ ऐसा कि हाँ, माँ-बाप को पता चला, उन्होंने तुरंत ही अखाड़े को सौंप दिया। तो इसके क्या रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या उस केस में बहुत आप कैसे डील करते हो? बहुत ऐसे हैं किस्से, हमारे सूरत में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, जी। गुजरात में भी हैं, भारत में भी बहुत ऐसे हैं, जहाँ पर मतलब 1 दिन के बच्चे को भी लोग सौंप के चले जाते हैं कि नहीं ये मासी किन्नर है हुँ। और हम इसको नहीं रख पाएँगे। गरीब घर के भी, और मतलब श्रीमंत जिनको बोलते हैं ना, मतलब जो लाखों का दान कर दे, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बोलते हैं नहीं, नहीं हम इसको नहीं रख पाएँगे, आप ही सँभालो। जी। तो ऐसे बहुत छोटे बच्चे भी हमारे पास हैं, बहुत प्यारे हैं वो। देखिए, ये बहुत ही दुःख की बात है, अगर मैंने बर्दाश्त किया, तो मेरा मोटिव रहेगा मैं आगे किसी को उतना बर्दाश्त ना करने दूँ। अगर मेरे अरमान हैं, तो मेरा ये मोटिव रहेगा मैं वो दूसरों में पूरे करूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा बहनें होंगी, जिनका मन था कि हम बड़े होके मतलब बड़ी नृत्यिका बनेंगे या बड़ा कुछ काम करेंगे, कोई फ़ील्ड में, डांस में या डॉक्टर बनेंगे, और वो नहीं बन पाते तो वो क्या करते अपने बच्चों को बनाते। हमारे भी अरमान थे बचपन में, डॉक्टर बनेंगे, मेरा अरमान था मैं बड़ी डांसर बनूँगी, जो मतलब नहीं हो पाया। तो ऐसा सोचते थे कि चलो किसी के बच्चे को अपना कर, किसी के बच्चे को रखकर, क्योंकि हमारा तो फिज़िकली तो कोई हमारा बच्चा नहीं होने वाला, तो किसी के बच्चों को अडॉप्ट करके उसका जीवन सँवारेंगे। मगर हमारे जो कायदे हैं वो थोड़े इतने स्ट्रिक्ट है, अच्छी भी बात है जो कि, मगर थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि जो होते हैं ना कि फर्स्टेड पेरेंट्स बनाओ और फिर बाद में वो किस तरह से करते हैं, रखते हैं बच्चे को, बाद में उनको सौंपो, तो इस तरह से होना चाहिए। हम उनको सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे तो अडॉप्ट नहीं कर पाते, मगर ऐसे है जिसको हमने रेस्क्यू किया है, जो ऐसे बच्चे जिसके माँ-बाप हमारे पास सौंप के चले गए हैं, जी। तो वो हमारे वहाँ बहुत ही प्यार नाथ से पल रहे हैं, उनका एजुकेशन चल रहा है, किन्नर बच्चे हैं वो भी हमारे पास पल रहे हैं। ऐसे भी है कि जो मतलब ऐसा होता है ना कभी-कभार, शादी के पहले किसी रिलेशन से हो जाए और वो नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसी कोई बच्ची, ऐसी लड़की, वो भी हमने पाली है। और आज नहीं, माताजी की दया से ऐसी बच्चियाँ बड़ी भी हुई, कितनों की शादियाँ हुई, कितनों की अभी होगी, और कितने ऐसे जो अभी छोटे हैं, जो गोद में हैं, जो अभी माँ-बाप भी नहीं बोल सके और अपने माँ-बाप से दूर है। वो हमें ही अपना माँ और अपना बाप मान के चलते। जैसे ऐसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो कभी आपका जो पहचान है, आपका जो कहते हैं पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चा को अगर आप पहचान दे रहे हो तो उसके माँ बाप भी कोई ना कोई चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट, तो वो कभी ऐसा बीच में बाधा बना है उनके जीवन में? देखिए, बहुत बार बना है, और ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहाँ पर मतलब किन्नर ने ही अपना नाम अपने बच्चे के पीछे रखा है। हम्म। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब कानूनी तौर पे तो नहीं, किसी का मातृत्व लेने के लिए मतलब कोई कानून की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं किसी को चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, शायद हो सकता है कि मेरे भाई-बहन का बच्चा हो और मैं उसको अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँ, तो मतलब वो एक पेरेंट और बच्चे का ही एक रिश्ता हो गया। तो ऐसे है बच्चे जिनके पीछे नाम देने में प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कानूनी तौर पे नहीं है, मगर कहीं न कहीं ऐसे अच्छे लोग भी हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो गार्डियन के तौर पे हमें रख देते हैं कि भाई पेरेंट्स नहीं है मगर गार्डियन है।
जी। तो हमारा इस तरह से थोड़ा कुछ उनके पीछे चल जाता है। कभी कभार ऐसा भी है कि मतलब जो मेरे भाई बने हैं, जी। नॉर्मल जो लोग हैं जो मुझे बहन मानते हैं, जिनको मैं राखी बांधती हूँ, वो बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं मेरा नाम दूंगा या तो मैं अडॉप्ट कर लूंगा, फिर तू उसे पाल। जी। तो ऐसा भी रास्ते रखने पड़ते हैं। मगर हाँ, ये है कि दुःख की बात है कि सब अधिकार तो छीन लिए, मगर किसी की माँ बनने का भी मतलब अधिकार छीना हुआ है। हमारे कम्युनिटी का कोई भी देख लेना कि मतलब हम भूखे रह जाएँगे, हम कैसे भी रह लेंगे, लेकिन हम जो मतलब बच्चा लेते हैं दत्तक के तौर पे अडॉप्ट, उसको हम बहुत अच्छे से रखते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे जो मान लीजिए किसी के माँ-बाप ने उन्हें छोड़ा, तिरस्कृत किया, तो ये एक मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है कि मान लो कि चलो उन्होंने अखाड़े में दिया, अगर अखाड़ा कानूनी तौर पे उनको नहीं रख पाता है, तो बच्चे कहाँ जाएँगे? उसका दूसरा विकल्प क्या होता है? कि चलो गवर्नमेंट के सेंटर में जाते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में, सीडब्ल्यूसी में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं या स्पेशल कुछ है या वो नॉर्मल बच्चों में मेल-फीमेल में डिवाइड कर दिए जाते हैं? नहीं, कुछ भी फैसिलिटी ऐसी अलग से नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि हमारे जैसे जो सोशल वर्क के जो स्पेशली काम करते हैं किन्नरों पे, जी। तो हमें वहाँ से कॉल करके बुलाया जाता है कि किसी भी अनाथ आश्रम में या किसी भी ऐसे सरकारी जगह है जहाँ पर बच्चों को पैदा होने के बाद या तो उनके 5 साल 10 साल का बच्चा है और वो किन्नर है, उनको पता चलता है उनके बाह्य अवयव से, या तो फिर 15-16 साल पे होने पे उसमें ऐसा कुछ चेंज आता है, सडन चेंज, तो वो लोग हमको बुलाते हैं, मतलब के कांटेक्ट करके कि देखो ये ऐसा है क्या। आप उनको कुछ नहीं पता होता ना, वो बाह्य तौर पे देख के बोल देते कि भाई ये तो शायद लड़का है, अपने आप को किन्नर क्यों बोल रहा है, जी। या तो उसके शारीरिक अवयव ऐसे होते हैं तो उसमें भी उनको नहीं पता चलता। जी। तब हमें बुलाया जाता है, हम जितनी हो सके उतनी एडवोकेसी कर देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बाद में उसकी एक केस स्टडी बना के उसे फॉलो अप में लेते रहते हैं। जी। मगर स्पेशली उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान या कुछ नहीं है कि मतलब उसके लिए अलग से कुछ हो। ऐसे ही जैसे लड़का-लड़की है, बच्चे छोटे होते तो सब ज़्यादातर लड़का-लड़कियों को भी साथ में ही रखते हैं। वो तो फिर थोड़े उम्र होने के बाद 14-15 के बाद उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई ये लड़कों के लिए अलग से है, लड़कियों के लिए अलग से जी। है। तो इस तरह से उनके लिए कुछ नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि आप एक एनजीओ चला रहे हो, तो जी। इसमें एक आपका ये भी मुहिम है कि जो ऐसे बच्चे हों, उसको एक प्रॉपर ऐसी कम्युनिटी जो इनके चीज़ों को समझ सके, जो इनके स्पेशल राइट्स को लेके इनकी हर स्टेप पे मदद कर सके। जैसे हमने काफ़ी देखा है कि जो एचआईवी है, तो एचआईवी को लेके जो एनजीओ वर्क कर रहा है, तो उन्हें भी कहीं न कहीं एक सेम चीज़ों को चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाता है कि ये एचआईवी है, क्योंकि वो फिर दूसरे उनसे भेदभाव करेंगे, उनको हमेशा अलग फील करवाएँगे या उनके साथ बैठे नहीं। जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे कैसे वर्क करें, इसके ऊपर आपकी संस्था कुछ सोच रही है आगे? क्योंकि अगर बच्चा जन्म लिया आपके यहाँ कम उम्र में नवजात शिशु को छोड़ा गया और आपके जैसे कई ऐसी अखाड़ा होगा, कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ऐसे बच्चों को छोड़ा जाता है। लेकिन उसका फ्यूचर कि चलो अब उसे भी नर्सरी, उसे भी एजुकेशन, क्योंकि हम आगे ज़रूर देखना चाहेंगे कि जी। हमारे समाज में एक किन्नर हर जगह पे हो, एक अच्छे कमिश्नर के पोस्ट पे हो, अच्छे पुलिस के पोस्ट पे हो। लेकिन उसके लिए उसके जो पेरेंट्स हैं, लाइक आप लोग, आप ही उनके पेरेंट्स बने, तो वो उनको एक अच्छी शिक्षा भी दे सके। तो वो बचपन से वो एक चैलेंज शुरू होता है कि वैसे बच्चों को हम स्कूल में कैसे एडमिशन करवाएँ, स्कूल में एडमिशन कराएँ तो उनका वहाँ पेरेंट्स फॉर्म कौन साइन करेगा, उनको आगे कैसे हम जगह-जगह पे हमें जिन एक नाम की ज़रूरत पड़ती है, एक जी। एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, तो उस चीज़ को लेके आपका क्या प्लानिंग है और क्या आप उस पे आगे स्टेप्स ले सकते हो? देखिए, हम खास करके कानूनी तौर पर किस तरह से इस चीज़ को लीगलाइज़ेशन में ला पाए कि हम दत्तक ले पाएँ, जी। फॉस्टर पेरेंट्स तो कम से कम बने, जी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो हमारे पास के बच्चे मतलब जो है किन्नर बच्चे हैं, उनका एडमिशन जब कराने जाते हैं तो लोकल कोई भी सरकारी या तो प्राइवेट ले लीजिए। जी। हम स्कूल में नर्सरीज़ में जब कराते हैं कि स्कूल में उसको लेकर जाते हैं, तो हम किसी न किसी ऐसे जो भी हमारे एरिया के कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई नामांकित है या तो कलेक्टर जैसे हो गए कि कोई भी एरिया के जो भी होते हैं वो हुँ। उनके पास जाकर फॉर्म लेते हैं कि भाई हम इतने टाइम से इनको जानते हैं जी। और इनको पहचानते हो और ये बच्चा इनके पास है, एडमिशन मिल जाता है। जी। नाम में भी ऐसा है कि हम उसका जो नाम हमने नक्की किया था वो नाम रखते हैं। कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि अलग से सरनेम या कुछ नहीं आएगा, पूरा नाम ले लेंगे यही। जी। या तो फिर जिस तरह से एक बच्चा है, जैसे समझ लीजिए कि मैं बोलूँ आपको तो भाई जैसे कि किसी का नाम अभिषेक है, अब मैंने उसे गोद लिया तो अभिषेक नूरी, हुँ।
ये उसका नाम हो गया, कुंवर सरनेम मेरी है तो कुंवर सरनेम उसके पीछे लगा दी। इस तरह से शुरू में चल जाएगा, मगर आगे प्रॉपर वे में कि वो ट्रांसजेंडर है और उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बने हैं अब। जी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे कलेक्टर श्री के हाथ से ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड मिलते हैं, जो कि बताता है कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। तो उसका एक अलग से आईडी कार्ड बन गया, जिसके बिना पर वो बोल सकता है कि हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मेरा नाम ये है। उसमें ये भी बताया जाता है कि भाई ये बच्चे का या तो ये संतान का कोई 14 साल का है, 15 साल का है, तो उसके संसार का ये नाम था, उसके घर परिवार वालों ने ये नाम रखा था, जबकि अब इसका नाम ये है। अब इसने अपना नाम सनाया कर दिया या तो जो भी है वो, जी। ठीक है? और फिर उसके बाद वो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड हमारे कलेक्टर श्री के हाथों से हमें दिया जाता है, जो सारे आधार कार्ड के लिए, वोटिंग कार्ड के लिए मान्य है। तो इस तरह से उसका आईडी कार्ड तो बन जाता है। स्कूल में एडमिशन के बाद खास करके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए हमें चाहिए हमारा एजुकेशन इस तरह से हम सुधारें कि लड़का-लड़की या किन्नर हमारे लिए वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी एजुकेशन है वो सबके लिए इक्वल में होना चाहिए। और मे बी आगे अगर पेरेंटिंग के तौर पे हमारे कानून में कुछ और बदलाव आते हैं और हमें अधिकार दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे से होगा। ये एक मुहिम है, मगर मैं दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ, मगर मुझे खुशी भी है कि ये चल रही है इन अ सेकंड वेव, एकदम बेबी स्टेप पे, मगर ये धीरे-धीरे आगे आ रही है। आज इस टॉपिक पे चर्चा करके मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ लग रही है कि इस पे काम बहुत सारा है करने को, क्योंकि कोई भी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड समझ नहीं आ रही है, प्रतीत नहीं हो रही है। आपने जैसे अभी ट्रांसजेंडर कार्ड का ज़िक्र किया, तो आज बहुत सारे लोगों को ट्रांसजेंडर कार्ड के बारे में पता नहीं है, और ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है कि कैसे डिसाइड करें कि हाँ, ये ट्रांसजेंडर है। क्योंकि आपने जैसे ट्रांसजेंडर के बारे में अभी तक बताया, उसमें ही बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। जी। तो एक गवर्नमेंट के लिए ये कार्ड देने का क्या प्रोसीजर होता है? यदि आप अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, तो आपसे एक सौगंधनामा लिया जाता है हुँ। और एफिडेविट किया जाता है आपका जो भी जितने भी आपके पास प्रूफ है, आपके पास पहले का आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है आप उसके साथ जमा करते हैं। जी। और जो भी महिला बालक विभाग है, वहाँ पर जाकर आपको ये सबमिट करना है। जी। आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका पहले का नाम, अभी का नाम, आप क्या अपने आप को लिंग में मानते हो, और वो सारी डिटेलिंग अंदर फिलअप करने की होती है। साथ में जो सौगंधनामा है वो ये होता है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं किन्नर हूँ या तो ट्रांसजेंडर हूँ, ट्रांस मेल हूँ या ट्रांस फीमेल हूँ, और मुझे ये बात का ज्ञात है कि अगर मैं किसी भी तरह से ये बात में सरकार को छेतरती हूँ, तो कल जाकर मैं गुनाहगार हूँ, और वो उधर सबमिट कर दिया जाता है। वहाँ से आपको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, 2 कार्ड होते हैं। एक जो फ्रंट वाला होता है जिसमें आपने जो अपना नया नाम, जो आपकी पहचान, जो आपने अपने जेंडर नक्की किया है वो होता है। सेकंड जो होता है इसके अंदर आपका जो सांसारिक नाम था वो होता है, और वो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के ऊपर हमारे कलेक्टर श्री की सिग्नेचर होती है, जिसके बिना पर आगे जाकर आप आपके डॉक्यूमेंट चेंज कर पाएँगे, जिसमें आपका जो पहले का सांसारिक नाम था, जी। जो भी व्हाटएवर आपका जेंडर था, वो चेंज होकर नया नाम और नया जेंडर, या तो ट्रांस या ट्रांस मेल या ट्रांस फीमेल, वो इंक्लूड हो जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के आपके सारे डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए, पासपोर्ट के लिए ये कार्ड मददरूप होता है। चलिए, काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है अगर समझा जाए तो, क्या जी। सेल्फ डिक्लेरेशन के बिहाफ़ पे हम किसी को भी ट्रांसजेंडर बना सकते हैं। जी। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेज़ होने चाहिए? चेंजेस इस तरह से है कि देखिए, जो प्रॉब्लम आती है अभी भी, हुँ। वो यही आती है कि मेरे हिसाब से या तो शारीरिक तौर पे हुँ। कोई व्यक्ति ने कुछ सर्जरीज करवा ली है, जी। या तो फिर उसकी काउंसलिंग हुई हो, जी। 3 साल, 2 साल, जो भी हम एक पीरियड रखते हैं, हुँ। या तो फिर वो 5 साल से ज़्यादा ड्रेस चेंजिंग में जी रहा है। एक किन्नर के तौर पे वो अगर कोई महिला है तो एक पुरुष जैसा ही उसने अपना बाह्य रूप बना के रखा है, ड्रेसअप वही तरह से करती है। कोई पुरुष है, वो बाह्य तौर पे ड्रेसअप 5 साल, 3 साल, जो भी एक नक्की की जाए समय, तब तक वो उसी ड्रेसअप में रहता है, कंफर्टेबल हो गया है, तभी उसका ये ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो काफ़ी लोग इसका दुरुपयोग भी कर। दुरुपयोग और हुआ है नेपाल में। जब ये हुआ था तो मतलब लोगों ने अपने आप को ट्रांसजेंडर बताकर, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिर और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो ट्रांसजेंडर कार्ड निकलवा के पासपोर्ट बना के बाहर चले गए। तो ये चीज़ हो रही है, तो अगर हमें इसमें थोड़ा-सा ये रखना चाहिए। सेकंड थिंग ये कि जो अखाड़े से जुड़े हैं तो गुरु का नाम और उनकी भी परमिशन, क्योंकि अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, किसी को भी हक देते हैं, तो साथ में उसके ऊपर कुछ न कुछ
फर्ज भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हम जब उनको ये अधिकार दे रहे हैं, तो साथ में ये उनके ऊपर फर्ज होता है कि आप समाज में एक व्यवस्थित व्यक्ति बनकर जियोगे। बिल्कुल। तो ये और ज़रूरी है। अगर चलिए किसी इंडिविजुअल को पेरेंटिंग अधिकार नहीं हो, तो एटलीस्ट एक हमारे जो ट्रस्ट एक्ट है, हमारे जो एनजीओ एक्ट है, जी, उसमें एक प्रोविज़न होना चाहिए कि एक एनजीओ कमिटी हो, जी, जो कि ये सारे बच्चों का, ऐसे समुदाय के लोगों का जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है, तो वो ट्रस्ट को वो गार्डियनशिप मिले सही है। कि कोई इंडिविजुअल राइट भी नहीं हो किसी पे, लेकिन उनके विकास में और उनके काम में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए इस वजह से। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए भाई, ये काम समाज का है जी, कि हम सबको बच्चे माने और कोई भी हमसे ना छूटे। हम देखते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है, अलग से ये कम्युनिटी के लोगों के लिए अभी भी इतने शेल्टर होम नहीं है, जहाँ पर वो यही कम्युनिटी के स्पेशली बच्चे रह पाएँ जी, या बड़े रह पाएँ या वहाँ से वो कोई कोर्स कर पाएँ, कुछ एजुकेशन ले पाएँ और किसी भी फील्ड में आगे जा पाएँ। एक जी, गरिमा गृह है जो बरोड़ा में अभी एस्टेब्लिश हुआ है, उसके अलावा का नहीं है। तो हमारे पास कहीं न कहीं इस तरफ भी देखने का है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी जगह है कि जो ऐसे किसी एनजीओ को आप जी, रेंट पर दे सकते हैं और वहाँ पर कितना काम अच्छे से होता है। देखिए, मैं अभी अपने घर से ये काम चला रही हूँ, 1-2 जगह पर जो मेरी ऑफ़िस के तौर पे जगह है, वहाँ से चला रही हूँ। लेकिन कुछ मर्यादाएँ रह जाती हैं। बिल्कुल। मैं इसको डिजिटल लाने के लिए जिस तरह से आज लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ। सोशल वेव में इतने मेरा प्रभुत्व नहीं है। मगर यदि हम एक-दूसरे का साथ साकार दें और ऐसे लोग आगे आकर मदद करें कि नहीं, ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर किन्नर बच्चे और बड़े भी क्यों ना हो, एलजीबीटीक्यू ओवरऑल सब जी, रह पाए, आ पाए, एजुकेशन ले पाए, अपने आप को बनाने के लिए कोई कोर्स कर पाए, तो वो हम समाज को इंस्टेंट बदल पाएँगे। बिल्कुल। कहते हैं हर इंसान के जीवन में एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। आपने बताया दोनों चीज़ें कि एक हमारे ही समुदाय में मान लीजिए पुरुष में या स्त्री में एक साधु पद्धति होता है कि भाई ये तो साधु बन गया, ये तो बाबा बन गया, ये संत हो गया, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस कि कोई अगर नॉर्मल गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए होता है कि लड़का है तो लड़के से शादी किया, लड़की है तो लड़के से शादी किया। उसी तरह आपने किन्नर समुदाय में बताया कि एक आपका कम्युनिटी है जो माताओं पे आस्था रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं है, जिन्हें एक गृहस्थ जीवन जीने में रुचि है। तो इस किन्नर मैरिज को लेके क्या गवर्नमेंट के प्रावधान हैं और क्या प्रैक्टिकली होता है? हम दोनों चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। रिलेशन मैरिज पे बात हो रही है, मगर मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो एक सवाल हमेशा से रहता है कि क्या आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड, किसी भी तरह से एक बहन के तौर पे, माँ के तौर पे, फ्रेंड के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, जीएफ के तौर पे कोई किन्नर है आपके साथ? तो मतलब ज़्यादातर नहीं। तो अगर किसी को जानना है, किसी के जीवन को जानना है, तो उसे अपने जीवन में एक जगह देनी पड़ती है। मैंने अपने अखाड़े के बारे में बताया जहाँ पर संन्यास्त जीवन हम जीते हैं, मगर व्हाई नॉट? हुँ, अगर देखा जाए तो ऐसे राजा महाराजाओं की भी किन्नर प्रेयसियाँ रही है हुँ, कि जो उनको प्रेरणा देती थी, जो उनका जो स्ट्रेस लेवल उनका होता था, मतलब वो दूर करती थी और उनको मोटिव देती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब किन्नर को सिर्फ़ भगवान के तौर पे देखो, कि आप उसको सन्यासी है तो वही रियत से। हुँ, अगर कोई चाहता है कि वो किसी से शादी करे या किसी से प्यार करे, तो वो उसकी खुद की चॉइस है, जी, क्यों नहीं कर सकते? मगर सामने इंसान भी ऐसा मिलना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है कि प्रेम को लोगों ने इस तरह से ले लिया है कि बस किसी का शोषण करना वो प्रेम है। तो ये चीज़ को जितना इनलीगल कहोगे उतना ही लोग उसका उठाएँगे फ़ायदा। जी, तो अभी तो लीगलाइजेशन हुई है 2023 के एक्ट के हिसाब से कोई ट्रांसजेंडर फीमेल किसी ट्रांसजेंडर मेल से या किसी भी मेल से शादी कर सकती है, जी, और कोई ट्रांसजेंडर मेल किसी भी और ट्रांसजेंडर फीमेल से या फीमेल से शादी कर सकती है। मगर गे के लिए अभी भी, समलैंगिकों के लिए अभी ये चीज़ बंद है, अभी उस पे कुछ और चर्चा नहीं हुई है। जी, ये कायदा है। जी, हमारा कहने का मतलब एक ही चीज़ है, यदि अगर कोई अपना जीवन गृहस्थ जीना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, तो वो उनकी मर्ज़ी है, जी, उनका जीवन है। मगर उसे इस तरह से लीजिए कि आपको अपना जीवन जीने के लिए किसी का खराब नहीं करना। बिल्कुल। कोई मैंने जिस झूठ तरह का से आपको सहारा नहीं जी, ले। मैंने आपको बोला ना, जिस तरह से होता है कि हम अपने हक लेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी जी, और उसे भी हमें ही चलाना है। आपको सिर्फ़ अच्छा-अच्छा चाहिए ऐसा नहीं, लोगों को चाहिए हमें
पेंशन मिले, हमें इक्वालिटी मिले, हमें एजुकेशन मिले सब, लेकिन फिर सामने हमें टैक्स भी भरना है। हमें सरकार और हमारे देश के प्रति इतना ईमानदार भी रहना है, कर्तव्यपूर्ण भी रहना है। तो हम यदि किसी से रिलेशन में आते हैं और शादी जैसे गंभीर मुद्दों पे अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। पहले से वो शादीशुदा ना हो, वो जी। किसी से रिलेशन में ना हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। जी। शादी छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, उसे समझना भी ज़रूरी है। जी। हम उसे मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना, बंदर के हाथ में डुगडुगी तो बजाते जाओ, बजाते जाओ, वो नहीं होना चाहिए। जी। थोड़ा हमारे कम्युनिटी के लोगों को भी इसको सीरियसनेस में लेना है। सामान्य व्यक्ति को भी ये सोचना है कि किन्नर सिर्फ़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं है। यदि आप किसी भी ट्रांसजेंडर से, किसी भी ट्रांस मेल या कोई ट्रांस मेल किसी ट्रांस फीमेल से अगर जुड़ते हैं, तो सीरियसनेस से जुड़ो और एग्ज़ैक्टली उसको जिस तरह से एक स्त्री-पुरुष लगन करते हैं, एक विधि से गुज़रते हैं, जी। इस तरह से करो। बाद में उतना ही हक उन्हें दो, जितना अगर आप लगन शादी करते हो किसी लड़की से तो उनको मिलता है। हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काफ़ी चर्चा की, उनके तौर तरीके पे चर्चा की, तो उसमें एक रिवाज जो हमने सुना है काफ़ी, और उसका क्या सही स्वरूप है वो हमें नहीं ज्ञात है, कि मृत्यु के बाद हुँ। ट्रांसजेंडरों के विषय में काफ़ी लोग ऐसी ये काफ़ी प्रचलित चीज़ें भी हैं कि जब ट्रांसजेंडर किसी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उन्हें मतलब ऐसे चप्पल से मारा जाता है, उनकी रात को मतलब सुन अकेले में जो है उनकी बॉडी को ले जाया जाता है। तो ये चीज़ें किस हद तक सही है और इसका सही व्याख्या क्या है? ये एकदम ही गलत बात है। जी। देखिए हकीकत में क्या हो गया है पता है कि ये युग में अचानक से लोगों के पास फ़ोन आ गए, इतना मतलब डेटा मिल गया और लोगों ने सोशल मीडिया पे आना शुरू कर दिया। मगर इसके पीछे की भी कोई प्रैक्टिस नहीं रही। लोगों को कैसा होता है किन्नरों का लिंग, कैसे होती है किन्नर की अंतिम यात्रा, लोग के अंदर क्वेरी है। तो वो वही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, देखते हैं, जी। सोचते हैं, हाँ, ये भी सही होगा वो ऐसा कुछ नहीं है। हम माँ के पेट से पैदा हुए, हम भी ऐसे ही रोए थे जैसे लोग रोए हैं और किन्नर समाज चलता भी है तो सनातनी तौर पे ही चलता है, तो रीति-रिवाज सनातनी हो सकते हैं। कैसे हम किसी के मृतदेह पे चप्पल मार पाएँगे जबकि वो एग्ज़ैक्टली। हमारे लिए तब भी पूजनीय है जब उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं है। तो ये तो सब गलत बातें हैं। लोगों ने हकीकत में वो जैसे बचपन में सीखा ना भूत आया, भूत आया, भूत आया, भूत आया करके डराया, ये यही चीज़ है और ऐसा ज़रा भी नहीं होता है। हाँ, स्टेट वाइज़ लोगों के रिवाजों में फ़र्क हो सकता है। जैसे कि स्टेट वाइज़ और जो रिलीजन वो चलते हैं, जैसे कि हम सन्यासी हैं, तो सन्यासी क्या है, शरीर को आग नहीं लगती, हम समाधि लेते हैं। जी। ठीक है? सेकंड थिंग ये कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो अगर कह के जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार होता है, उनको भी पंच महाभूतों में विलीन किया जाता है ना? जी। यदि कोई अगर ऐसा है मुस्लिम समाज में से और वो उसकी जीवन इस तरह से जिया हो तो उसे भी दफ़नाया जाता है। दफ़नाना, समाधि देना, उसे अग्निदाह देना ये अपनी खुद की चॉइस है। इसमें किसी का फ़ोर्स नहीं होता और ना ही चप्पलों से मारा जाता है, ना ही आधी रात को उनकी अंतिम यात्रा निकलती है। अरे ऐसा हो भी होता है कि हम तो नॉर्मल पॉपुलेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता बन जाता है, तो मैंने देखा है कि हमारे वहाँ यदि अगर कोई देव हो जाते तो हमारे संसारी तो हमको नहीं याद करते, हमारे माँ-बाप, हमारे भाई तो नहीं याद करते, मगर वो आकर रोते हैं दिन भर, पूरी फैमिली। और हमारे जितने भी रिवाज होते हैं जिस तरह से होता है कि उनको समाधि देना, उसके बाद उनका चौथिया, 13वीं जो भी हो, वो सब चीज़ में सब शामिल होते हैं। वो कई मिथ होते हैं समाज जी, में जी, जो जी। और घूमते रहते हैं। ये आप और हम जैसे ही लोग हैं जो दूर कर पाएँगे, क्योंकि मतलब सिंपल चीज़ है ना। हाँ, हम ये मानते हैं कि भगवान यदि अगला जन्म देता है, तो सिंपल चीज़ है कि अगला जन्म देता है, तो अच्छा देना, सादगी वाला देना। मगर इस तरह से कि किन्नर मत क्यों नहीं बनूँ, मैं तो किन्नर होके भी खुश हुई हूँ। मैं जो बनी हूँ, वो भगवान ने बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा। कई लोग ऐसे मतलब मैंने गॉसिप करते, बातें करते भी देखा सुना है। ये देखो मासी है लेकिन मासियों को तो इतना तैयार नहीं होना चाहिए, इतनी लाली लिपस्टिक क्यों लगा इतना? अरे हम माताजी को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, उसमें सब कुछ होता है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल, बिंदी ये हमारा माता को 16 श्रृंगार का तो उनकी पूरी श्रुति है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है क्यों ना होऊँ मैं अगर मुझे होना है। तो इस तरह से ही किन्नरों को तो श्राप है, इसी वजह से किन्नर पैदा कोई कोई नहीं है श्राप। अगर हम अपने धर्म को अच्छे से जानेंगे और अगर हम अपने सनातन को अच्छे से जानेंगे, तो हम हमेशा से मानेंगे कि यदि व्यक्ति पैदा होता है या ये व्यक्ति का मृत्यु होता है, हम उसके आत्मा को, देह को, सबको मान-सम्मान देते हैं। तो हमारा भी वही होता है।
अभी तो ऐसे भी है कि जो बेचारे बाहर रहते हैं और जो अपने संसार में या तो अपने हिसाब से मरे और उनके अगला पिछला कोई करने वाला नहीं होता, तो हम उनके पीछे भी पिंडदान करते हैं, उनके पीछे भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। और साथों साथ जब भी हमारा सम्मेलन होता है, किन्नरों का सम्मेलन होता है, उनके मृत्यु के बाद हम हमारे गुरुदात गुरु के नाम का नवचंडी यज्ञ सम्मेलन करवाते हैं। तब हम सबको तर्पण देते हैं। जितने भी संसार में, जब से संसार की रचना हुई से लेकर आज तक जितने भी व्यक्ति थे, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु, किन्नर, जितने भी ये दुनिया में अपना देह लेकर आए और देह को त्याग करके चले गए, उन सभी का तर्पण हम देते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना की जाती है मोक्ष के लिए। काफ़ी ऐसे मिथ पे जब हम बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी मिथ हैं कि किन्नरों का अपना कुछ विशेष फेस्टिवल होता है, विशेष कुछ पद्धति होती है, जिसमें कोई भी आम इंसान को सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस हद तक सत्य है कि का कोई भी कहते हैं फेस्टिवल हो, चाहे इंसान का हो, किसी का भी हो, तो फेस्टिवल में हर कोई सहभागी बनता है। तो ऐसा कुछ है किन्नरों के लिए कि विशेष कि हाँ, उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि कोई दूसरे को अलाउड नहीं है या वो नहीं आ सकते? देखिए, रिचुअल और फेस्टिवल में फ़र्क है। जी। हमारे ऐसे भगवान को लेकर हमारे ऐसे रिचुअल होते हैं, उनकी साधना को लेकर, और तो कुछ नहीं। जब हम डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से हम किसी को सम्मिलित नहीं करते, ये सही है। जी। मगर हमारे कोई फेस्टिवल सामान्य लोगों के बगैर, और जिसको मतलब लोग बोलते सामान्य जनता के बगैर, भाई बहन के बगैर तो अधूरा है। जी। हमारे सम्मेलनों में लोग आते हैं, दान दे के जाते हैं, कोई अपनी तरफ से खाना खिला रहा है, कोई अपनी तरफ से आइसक्रीम बाँट रहा है, पानी का करता है, अपनी तरफ से भंडारा रखते हैं लोग, है ना? रामापीर के पाठ कराते हैं। तो हमारे तो सब सम्मेलन में, हर एक फेस्टिवल में हर लोग शामिल होते हैं। मगर भगवान से जब मिलने की बात, तो वो तो सबका पर्सनल है। ऐसे तो कई लोग भी होते हैं कि मतलब जब वो अपने ध्यान में बैठते हैं, जब वो उनकी एकाग्रता में जाते हैं, तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। उनकी एक अपनी तो हम मर्यादा है। जी, जी। तो इस तरह से हमारी भी अपनी मर्यादा होती है जब हम भगवान में लीन होते हैं, जब हमारे कुछ रिचुअल जो हमें भगवान से जोड़ के लोगों से मतलब मदद करते हैं अपने आप को मजबूत रखने की, या लोगों के लिए प्रार्थनाएं जब हम करते हैं, या कोई ऐसी चीज करते हैं जब हम पॉजिटिव ओरा बनाते हैं किसी को आशीर्वाद देने के तौर पे, तब हम अकेले रहते हैं। वरना उसके अलावा तो सबके सारे कोई हम लोगों में शरीक होते हैं, लोग हमारे में होते हैं। एक और बात कहा जाता है, किन्नर जीवन अभिशाप है। हम्म। तो आपने अपने पूरे जीवन काल में हर एक इंसान के साथ एक नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट दोनों जुड़े रहते हैं। तो आपके जीवन काल में कोई ऐसा वारदात, कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि नहीं, ये सच में अभिशाप है? जब तक लोगों ने कहा कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तुझ में कुछ गलत है, और मैंने वो माना, तब तक मेरा जीवन भी मेरे लिए अभिश्राप ही था, क्योंकि मैं लोगों की बातें मान रही थी। देखिए, अगर मैं किसी के लिए जीती हूँ, किसी को साबित करने के लिए जीती हूँ, तो मैं तब तक ही जी सकूंगी जब तक उसको मैंने साबित करके दिया कि हाँ, मैं ये हूँ। जिस दिन उसका मेरे प्रति का वो बदल गया, उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई। तो मैंने अपने आप को उस दर से हटा लिया। अब मैं लोगों को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीती हूँ, मैं अपने आप के लिए जीती हूँ, और तभी ये अभिश्राप लगना बंद हो गया। मेरा जीवन देखो ना, भगवान ने क्षण-क्षण में मुझे ये श्वास दी, शरीर व्यवस्थित दिया, कोई रोग ऐसे नहीं है कि जो मुझे पीछे कर सके। तो मैं इसका क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ? मैं क्यों मतलब मैं लोगों की सेवा में क्यों ना आगे जाऊँ? गो सेवा करूँ, लोगों की सेवा करूँ, अपने आप के बारे में बताऊँ, कल आने वाले लोगों के लिए। मैं छोटी थी तो मेरे पास तो कोई नहीं था, लेकिन लोगों के पास आज हो कि जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं कि हाँ, देखो ऐसे भी जिया जाता है। लोग बोलते हैं ना कि मतलब बेइज़्ज़ती नहीं होगी। देखो, इन्होंने इज्जत कमा के बताई, इन्होंने योग्य सब धाराओं के साथ किन्नर धारा को जोड़ा। तो अब मेरे लिए अभिश्राप नहीं है। जब तक इंसान दूसरों की बातों पे जीता है और दूसरों के आंखों से अपने आप को देखता है, तब तक मेरा जीवन मुझे अभिश्राप लगा। मगर जब से मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया, नूरी ने अपने आप को नूरी की नज़र से देखा, तब से मेरा जीवन मेरे लिए हर दिन भगवान का वरदान है, और मैं भगवान की तहे दिल से ये खूब भगवान का ये शुभकामनाएँ मनाती हूँ, भगवान को खूब मानती हूँ कि उन्होंने ये जीवन मुझे दिया। बहुत बड़ी बात कही बहन आप। काफ़ी लोग होते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि मैंने उसके लिए अपना ज़िंदगी खराब कर दिया, मैंने उसके अच्छे के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अगर आपने ऐसा किया भी है, तो आपने बहुत गलत किया, जी। क्योंकि आप उसको बनाने के लिए खुद को खराब कर रहे हो, तो आप खुद उसको कैसे बनाओगे? अपेक्षा इंसान को हमेशा दुखी करेगी। जी। देखिए, जीवन में जो हो रहा है, जब तक अगर मैं उसके लिए लोगों को ठहराऊँगी कि लोगों की वजह से मैं पीछे रह गई, लोगों ने मुझे पीछे कर दिया,
वो गलत है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि चलो मेरी वजह से मैंने जो हुआ है वो गलत हुआ है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो आधा गलत है। मगर अगर मैं ये बोलती हूँ ना उनकी वजह से गलत हुआ, ना मेरी वजह से गलत हुआ, अगर सही कोई कर सकता है तो वो ये समय और मेरा किया हुआ कर्म है, तो ये एकदम सही हो गया। मेरे हिसाब से तो किसी को मतलब वो चीज़ में मत गिनो या मानो, एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो, अपना कर्म करते जाओ। देखिए बहुत छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, हम स्कूल में सीखते थे कि फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ। मगर जब इसको अगर आप सोचोगे, अगर उतारोगे तो बहुत बड़ी बात है कि दुःख कब होता है, जब तरुण भाई ने सोचा कि सामने वाला मुझे सम्मान देगा और नहीं देता तो दुःख होता है। बिल्कुल। जब मैं सोचूँगी मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, एक्सपेक्टेशन रखी, नहीं मिलती है तो मुझे दुःख हो जाता है। मगर कुछ रखो ही मत, जैसे जीवन जा रहा है, जहाँ-जहाँ आपको ले जा रहा है, वही बड़ी बात है। कहते हैं कि एक अनुभव जिस लेवल पे आज आपका अनुभव है, या मैं खुद से भी अगर रिलेट करूं कि आज हम इतने वो हो चुके हैं कि हमें किसी के बातों का असर नहीं होता, हमें बुरा लगना बंद हो गया है, हमें किसी चीज़ का दुख नहीं होता, किसी चीज़ की ज़्यादा खुशी नहीं होती, हम एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम कई बार ठोकरें खाते हैं। तो कभी आपने ऐसा संबंध में ठोकर खाए? क्योंकि हर कठोर आदमी एक टाइम पे सॉफ्ट होता है और वो लोगों पे विश्वास भी करता है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और उस विश्वास में जब उसे बार-बार आघात मिलता है, तब वो इन सब चीज़ों को एक हैबिट हो जाती है और फिर इन सब चीज़ों पे विश्वास करना छोड़ देता है। तो कभी ऐसा हुआ हो जो नूरी बहन इमोशनली हर्ट हुई हो बहुत ज़्यादा? ऐसे तो मतलब ऐसे बनाव तो आते ही रहते हैं हुँ, और जीवन इसी को बोलते हैं शायद कि सब कुछ फ्लुएंट नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम अच्छा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिली-जुली खिचड़ी है जो हमें खानी है। जी, तो बहुत ही ऐसे दिन आए हैं कि मतलब जब मैं टूटी हूँ या मैं दुखी हुई हूँ, हुआ है। मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुखी करने वाला जो पल था, मतलब मैं बोलूँगी तो थोड़ा-सा वो हो जाएगा सॉरी पर जी, मेरे भाई के ही जो दोस्त थे उसमें से कोई एक बहुत साल के बाद मुझे मिला जी, और मतलब मुझसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की, "कैसे हो आप?" ऐसा-वैसा, "आपने मुझे पहचाना?" मैं बोली, "नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना।" तो इस तरह से मैं था और मैं आपके घर आया था और आपको पहले से ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप को इस तरह से बोला जाता था। 2-3 बार मैंने सुना है आपको इस तरह से टोंट मारते थे, अंदर भेज देते थे क्योंकि वो मेरे भाई के पक्के दोस्त थे, नाम नहीं लूँगी मैं, जी, आते-जाते थे। जी, उन्होंने मुझे हाथ फेरा के बोला मतलब क्योंकि मेरे भाई बड़े थे, उनके दोस्त भी मतलब 17-18 साल का फ़र्क। सर पे हाथ घुमा के बोला, "बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। तुम्हारा को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और बहुत ही अच्छा कर रही हो तुम।" और वो बोलते हुए उनकी आँखों में मतलब समझो आँसू ही थे, नम हो गई थी उनकी आँख। तब मतलब मुझे ऐसा हुआ कि यही शब्द अगर मेरे सगे भाई ने बोले होते या मेरी माँ ने बोले होते या मेरे रिश्तेदारों ने बोले होते तो मतलब आज नूरी के पास मतलब वो बड़े पर होते कि मैं आसमान भी चीर देती। कहते हैं ना कि साथ मिलता है तो इंसान कहीं भी बड़ी उड़ान उड़ लेता है। अगर आज मैं ये हूँ तो सोचिए कि अगर मुझे मेरे फैमिली का ही सपोर्ट मिला होता तो मैं कहाँ होती? मेरा एजुकेशन में कंप्लीट करी होती शायद, शायद मैं और ऊपर लेवल से किन्नरों के लिए कुछ ला पाती, कुछ कर पाती। तब मैं थोड़ी-सी मतलब वो हो गई थी और ऐसे तो कई बार हुआ है कि जिनको मैं चाहती हूँ, मैं मेरे दादी जी को मेरी एक तमन्ना करके मेरी खास चेला थी, जिनके कोविड के टाइम पे ही वो लोग दोनों 1-1 महीने के आगे-पीछे एक्सपायर हो गए। तो तब ज़िंदगी ऐसे अचानक से फ़ानी लगने लगी, अजीब लगने लगा कि कैसा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मैं कंसल्टिंग करी थी मैंने साइकियाट्रिस्ट को और मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, दवाई चल रही थी। मगर एक ये दुःख था कि कैसा है ये समाज, कहीं न कहीं हमारा समाज भी कभी-कभी हमें पीछे ले जाता है। हमारे समाज के लोग भी कभी-कभी हमसे घृणा करते हैं, थोड़े जलते हैं। होता है कि हम जो कर रहे हैं शायद उनको वो जी। दे कांट स्वॉलो इट, उनको नहीं अच्छा लगता। इंसानी स्वभाव है। जी, जी। तो ये पीछे कर देता है मुझे। लेकिन बाद में जब मैं यकीन मानिए अब जब रात को हम सोते हैं और उस समय आप जो भी आप धर्म के हो, जो भी आपको श्लोक आते हैं, आप उसका उच्चारण कीजिए और तब दिमाग में अच्छा-अच्छा सोचिए, तो वो चीज़ मुझे बहुत एनर्जी देती है और फिर सेकंड डे जैसी थी ऐसी हो जाती हूँ। तो है बहुत सारी चीज़ों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे दिन ने मुझे तोड़ा, मगर मुझे पता है कि ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। गन्ने का रस चाहिए, तो मशीन में से पार होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं आपसे ये सब बातें इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा वो देखने वाले इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे, आपकी तरह ही जीवन जी रहे हो या आगे आपको मेंटर मानते हैं, आपसे सीखते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने फेस किया हो,
तो वो उनको सुन के लगे कि नहीं हमारे साथ भी सेम हो रहा है और हम इस चीज़ से कैसे बाहर जी। आएँ। इसलिए मैं इन कहते हैं कि ऐसे पल को आपको याद दिलाने की जो नहीं याद करना चाहिए या उस दुःख के मोड में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनको उनके सवालों का जवाब मिल सके, जो जी। हमारे इस वार्तालाप का मेन उद्देश्य है। नहीं तो नूरी बहन से तो मैं हमेशा से परिचित हूँ जी, और जी। आपकी चीज़ों को मैं जानता हूँ, आपके कामों को जानता हूँ। आज जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते और आप भी आज स्ट्रॉन्ग हुए हो, तो कहते हैं ना, जिनका मुकाम बड़ा होता है, भगवान जिनसे बड़ा काम करता है, उनकी परीक्षाएँ भी उतनी ही मुश्किल होती है। जी। सोने को ही तपना पड़ता है, हीरे को ही घिसना पड़ता है। तो आपके साथ भी बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी रही होंगी, बहुत जगह पे आपने, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा किसी से सीखते हैं तो अपने अनुभव से, और हमारा सबसे बड़ा गुरु हम खुद होते हैं। खुद होते। हमने जो चीज़ें देखी हैं हम उससे सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं तो होती है इंसान से, फिर उस गलतियों से कैसे सुधार करते हैं। हमने कोई चीज़ फेस किया होता है तो हम वो दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं कि इसके साथ ऐसा ना हो। तो ऐसा कोई पल या ऐसा कोई केस स्टडी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो, जिसमें आपको काफ़ी तकलीफ हुआ हो और फिर उससे आप बाहर आए और कैसे उस चीज़ को आपने ओवरकम किया? मैं जो बोलूँगी तो ये काम के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ होती है एडवोकेसी की, जी। है ना? जब हम ऐसा कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि हमारे को किन्नरों के लिए काम करना है, तो जी। बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। कई लोग अपने मतलब हिसाब से ही जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे फैशन शो सूरत में सबसे पहले, गुजरात में मैं तो बोलूँगी, हुँ। सबसे पहले ट्रांसजेंडर का फैशन शो मैंने करवाया, जहाँ पर 22 हमारे ही मॉडल थी, जी। जिन्होंने अपने आप को रिप्रेज़ेंट करा एज़ अ मॉडल। उसमें शो स्टॉपर में थी। मैंने हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वी केयर से अपॉर्चुनिटी लाई। मेंटल हेल्थ पे हमने इतने ही काम किए हैं, और ऐसी कोई भी जो भी एजुकेशन लेवल पर हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हम हमारे लाते हैं। जी। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जो इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब कई लोग ऐसे जुड़ते हैं तरुण भाई, जो सिर्फ चाहते हैं कि मतलब वो उनके हिसाब से जो उनका काम है बस वो निकल जाए। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आए हो, एक इंसान ने मतलब उसको मतलब हमसे जुड़ा, कोलैब किया, तो अच्छा चलो आप ये कर रहे हो मतलब फैशन शो, है ना? फिर उसके बाद क्या? क्या होगा? एजुकेशन मिलेगा, आपको घर मिलेंगे क्या? मैं बोली एजुकेशन और घर वो अलग चीज़ है, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि लोगों को ये पता चले कि किन्नर भी ये काम कर सकते हैं, मतलब हम भी उसे फैशन इंडस्ट्री में अपॉर्च्युनिटी दिला सकते हैं। वो भी रैंप बिल्कुल। वॉक कर सकते हैं, वो भी अपने आप को अच्छे से क्लॉथ को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो भी एक्सप्रेशन अच्छे से दे सकते हैं। तो हमारा ये इसका ध्येय है। हमें अभी वो सारी चीज़ें अलग है। मतलब लोगों को ₹5 का हेल्प करके लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि 1000 की मदद हो जाए, और ये मेरे फील्ड में नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। बिल्कुल। जी, कि लोग मतलब 500 की मदद करके चाहते हैं कि 5000 का नाम हो, कि 5000 की मदद करके चाहते हैं कि 5 लाख का नाम हो। गलत नहीं है, आप मदद कर रहे हो, आप साथ दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, सही है। मगर बात आती है अपने दिल के अंदर की इंसानियत की, कि जब हम किसी को जुड़ रहे हैं, कि किसी के साथ अगर हम कोलैब कर रहे हैं, कि किसी भी चीज़ में हम किसी के साथ एक हो रहे हैं, जी। तो हकीकत में समझिए कि हम किस चीज़ में उनकी मदद कर रहे हैं। तो कभी-कभार मुझे एडवोकेसी में काफ़ी तकलीफ़ होती है। अभी वो चीज़ के लिए आप जैसे मेरे जैसे जो भाई हैं वो हेल्प करते हैं। हकीकत में किन्नर क्या है, और मतलब किन्नरों को किस तरह से आप मदद कर पाओगे, वो लोगों को बताना। लोग ऐसा समझते हैं सिर्फ़ धन से मदद होगी, तो नहीं, ये बात गलत है। हमें सिर्फ़ धन नहीं चाहिए। जी। मैंने सूरत में पक्षियों के पानी के लिए कुंडा वितरण किया था, कि जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वो जी, होके मेरे बिल्कुल। को काफ़ी लोगों ने एज़ अ वॉलंटरी मदद करा। तो मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि हमें सिर्फ़ आपके पैसों की मदद नहीं चाहिए। आप एज़ अ वॉलंटरी एजुकेशन के तौर पे अपना वक़्त देकर हमें मदद कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कामों से जुड़ सकते हैं। जी, आज मैं देखता हूँ कई लोग मतलब ट्रांसजेंडर को सहानुभूति की नज़र से देखते हैं। जी। उनको बेचारा बन के इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, हम इनको ला रहे हैं, हमने तो इनसे करवाया, हमने तो इनको जी, जी, दिखाया, जी। हमारे तो इसमें ये लोग को हम काम दे रहे हैं। सहानुभूति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अधिकार चाहिए। वो जो जी, डिज़र्व करते हैं, जो उनमें पोटेंशियल है, जो चीज़ के वो हकदार हैं, उनको वही चाहिए। वो काम करेंगे, वो मेहनत करेंगे, वो टैलेंट दिखाएँगे और उनको वो चीज़ मिल सके तो मिलना है। वो हमारा सम्मान होगा। सहानुभूति अलग चीज़ होती है और अपने चीज़ों को अपने दम से अर्जित करना अलग चीज़ होती है। काफ़ी पोटेंशियल होता है। जी। मैं काफ़ी ट्रांसजेंडरों से मिला हूँ और जब मैंने उनके नॉलेज को देखा है, उनकी बातचीत को देखा है,
तो लगता है कि नहीं, वो किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, नहीं है। उल्टा ज़्यादा है। एक मेल के अंदर मेल वाली चीज़ें हैं, मेल वाले गुण हैं, एक फीमेल के अंदर फीमेल वाली चीज़ें हैं, लेकिन किसी के पास ये दोनों हैं, तो वो है ट्रांसजेंडर। जी, तो वो कहीं न कहीं इनसे आगे आते हैं, बस हमें लोग हैं ना, समझने की ज़रूरत है। लोग अपने आप को पहले बाहर से देखते हैं, महसूस करते हैं। फिर समय के साथ वो अपने आंतरिकता में झाँकते हैं और मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं या तो अपने अंदर के भाव को देखने के लिए। किन्नर ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जो अंदर से शुरू करते हैं मंथन, आत्म-मंथन। सबसे पहली लड़ाई होगी तो मेरे अपने साथ मेरी थी कि मतलब जो है वो मैं हूँ, ये सही है, गलत है, क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये हकीकत में कोई रोग तो नहीं है, क्या भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है या तो मुझे किसी बीमारी का शिकार हो गए, क्योंकि लोगों की बातें सुन के। तो किन्नर पहले आत्म-मंथन करते हैं, फिर बाहर आते हैं। इसीलिए उनकी क्षमता वो स्त्री-पुरुष से ज़्यादा हो जाती है। तो आखिरी में मैं आपसे चाहूँगा कि आज जो हमारा समाज है, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे किन्नर समुदाय की तरफ से? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है कि जिसकी चाल-ढाल आपको समझ में नहीं आती है, शायद कोई ऐसा बच्चा है कि जो आपको लगता है कि आपसे अलग है, अजूबा है, एक पल के लिए ये सोचिए कि शायद ये बच्चा अगर आपके घर में पैदा हुआ होता तो क्या करते? अगर वो आपका भाई, आपके बेटे के तौर पे पैदा हुआ होता, आपकी बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, तो आप क्या करते? किसी को भी सम्मान देना, वो हमारी नैतिक धर्म है। तो किन्नरों को भी सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। नो डाउट हमारे में भी गुण अवगुण दोनों हैं। हम भी वही माता-पिता के संतान हैं जैसे आप हो, तो हमारे में भी है, जो बुरा है वो हम में भी है। मगर अगर आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम भी हमारी बुराई पे विजय पाएँगे और हमारी जो अच्छाई है, वो हमारे तक ना रखकर लोगों तक पहुँचाएँगे। भगवान की वाणी है, सच तो होना ही है, किन्नरों को तो कलयुग में राज करना ही है, मगर राज करना है आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके साथ रहकर। तो बस यही, अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, तो भगवान की बनाई हुई हर चीज़ पर भी आपको सम्मान और भरोसा रखना चाहिए। यही ख़ास एक मेरा दिल से निवेदन रहेगा। जी, थैंक यू।